सभी निगाहें और सभी लोग ये समझना जानना चाहते हैं कि राहत कार्य किस तरह से चल रहा है, कौन लोग उसमें जुटे हुए हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ लोगों के बचे होने की उम्मीद है, घायलों को कहां पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से। जी, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। पहले, द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद हैड स्टन्ड एंड सैडेंड अस, इट इज हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with ministers and authorities who are working to assist those affected. जो अहमदाबाद में ट्रेजेडी हुई है उसने हम सबको निश्चित तौर पर दुखी किया है और अथॉरिटीज़ के साथ में जो इसमें राहत और बचाव कार्य में लोग लगे हुए हैं उनके साथ में मैं लगातार टच में हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट आया है और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री स्वयं इस पूरे हादसे के बाद जो बचाव कार्य है उसकी निगरानी रखे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बहुत शीघ्र अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। सुमन, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि किस तरह से जो बचाव कार्य हैं वो चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट्स आप साझा करेंगी हमारे दर्शकों के साथ? जी बिल्कुल निखिल, आपको बता दें कि जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली वैसे तुरंत ही प्रशासन अलर्ट हो गया। तुरंत ही सारी मेडिकल टीम्स हो, एनडीआरएफ जो है 2 टीम, एनडीआरएफ की 2 टीम यहाँ पर पहुंची हैं। साथ ही सभी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीम, बीएसएफ के अधिकारी हो, सीआरपीएफ के अधिकारी हो, सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और काफ़ी तेज स्पीड से राहत की कामगिरी जो है वो यहाँ पे से की जा रही है। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है क्योंकि जिस भीषण तरीके से ये हादसा हुआ है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर परिस्थिति देखी है निखिल, वो बहुत ही डरावनी परिस्थिति है। लाशों को यहाँ से निकाला जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि एटलीस्ट जो घायल लोग हैं उन्हें यहाँ से नज़दीकी में जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। वहाँ पे क्रोमस जो सेंटर है वहाँ पर कई वार्ड बनाए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर बनाए गए हैं। परिजन भी जो है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा कुछ इमरजेंसी नंबर जो है कंट्रोल रूम कार्यरत किया गया है। कुछ इमरजेंसी नंबर जो है वो लोगों को दिए गए हैं जिस पर लोग कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो स्थानिक हैं वो आगे आए हैं। स्थानिकों ने तुरंत ही इस जगह पर पहुंचकर आग को बुझाने के लिए जितना वो प्रयास कर सकते थे, इस राहत कामगिरी में जितना वो अपना योगदान दे सकते हैं वो जारी है। बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि जिस बिल्डिंग से ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है वो एक मेडिकल जो डॉक्टर का हॉस्टल है वो होने की संभावना है। साथ ही में आसपास के एरिया से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और राहत कामगिरी में जुटे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सरकार की 108 की कई एम्बुलेंस जो है वो तो यहाँ पर मौजूद ही हैं। साथ ही अहमदाबाद के जो अन्य अस्पताल हैं उनकी जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर आई हैं और ग्रीन कॉरिडोर जो है वो एक बनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे एक यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है कि जितनी स्पीड में यहाँ से जो लोग हैं निकाला जा रहा है, जिन लोगों को वो तुरंत ही ज़्यादा स्पीड से हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड्स है, जहाँ पर जो व्यवस्थाएँ की गई हैं वहाँ पर वो लोग पहुँचे। जी, निश्चित तौर पर इमरजेंसी वार्ड्स हैं। बर्न वार्ड्स के विषय में मैं आपसे जानकारी चाहूँगा। जो अस्पताल है अहमदाबाद के, जैसा कि ये बताया गया कि सिविल अस्पताल बिल्कुल पास में है, बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसके अलावा जो दूसरे अस्पताल हैं उनके बर्न वार्ड्स को किस तरह से अलर्ट पर रखा गया है, क्या कुछ जानकारी आपको अस्पतालों से मिल पा रही है? जी बिल्कुल निखिल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अहमदाबाद का जो सिविल अस्पताल है वो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो है उसको माना जाता है। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग विभाग है। सबसे पहले तो यहाँ से जिन घायल लोगों को ले जाया गया है वहाँ पर सिविल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर जो है वहाँ ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर लोगों को ले जाया गया है। साथ ही में जो कैंसर विभाग है उसको भी अलर्ट में रखा गया है। जो अन्य अस्पताल है सिविल अस्पताल की मेडिसिटी कैंपस के अंदर ही, जिसमें किडनी हॉस्पिटल है, कैंसर विभाग है, 1200 बेड का एक खास जो विभाग है वहां पर लोगों को ले जाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड्स वहां पर तुरंत ही क्रिएट किए गए हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तुरंत ही वहां पर इस तरीके से इमरजेंसी वार्ड जो है वो बनाए गए हैं। आपको बता दें कि परिजन जो है वो बड़ी संख्या में अस्पताल भी पहुंच रहे हैं क्योंकि ये जो परिस्थिति है शायद इसको शब्दों की टीम जिस तरीके से लगातार यहाँ पर काम कर रही है। साथ ही अन्य जो एम्बुलेंस है वो भी लगातार अंदर से जारी है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद की त्रासदी ने हम सभी को स्तब्ध
और गहरे शोक में डाल दिया है। ये पीड़ा शब्दों से परे है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा है, एक्स पर पोस्ट किया है, और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। पीएम मोदी का ट्वीट है। इस घटना से बेहद दुखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस हादसे ने हम सबको स्तब्ध कर दिया है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, एक्स पर पोस्ट किया कि अहमदाबाद की त्रासदी ने हम सभी को स्तब्ध और गहरे शोक में डाला है। ये पीड़ा शब्दों से परे है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क किया है और प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रयास लगातार जारी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। सुमन हमारे साथ बनी हुई हैं। सुमन, आप जानकारी दे रही थी कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जो एम्बुलेंसेज हैं और जो उसके साथ ही साथ फायर टेंडर्स हैं उनको जाने में निकलने में सुविधा हो सके। और हमने देखा कि आप जिस दौरान हमसे बात कर रही थी उस दौरान भी एक फायर टेंडर पूरी गति से वहाँ से गुजर रहा था। क्या कुछ जानकारी आप हमें ग्राउंड जीरो से और अपडेट्स के साथ दे पाएंगी जो हम अपने दर्शकों के साथ क्या साझा कर पाएंगी? किस तरह से ये ऑपरेशन है जो वो चलाया जा रहा है? अस्पतालों से क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ घायलों की स्थिति के बारे में पता चल सकेगा? क्या कुछ जानकारी आप हमें दे पाएंगे? बिल्कुल निखिल, जिस तरीके से हम सब लोग जानते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें लगभग 242 पैसेंजर्स और जो क्रू मेंबर्स मिला के ये संख्या इसकी बताई जा रही है। जब इसमें लगभग 169 भारतीय और 50 से अधिक जो है वो ब्रिटिश नेशनल्स होने की संभावना जो है वो यहाँ बताई गई है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर परिस्थिति देख रहे हैं, लाशों का ढेर कह सकते हैं या फिर लाशों का जो मलबा है वो यहाँ से जिस तरीके से निकल रहा है, मैं चाहूंगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा परहेज करें। इसकी परिस्थिति का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि 250 जितने लगभग 240 से भी अधिक जितने पैसेंजर्स जो है वो इसमें मौजूद थे। और यहाँ से फिलहाल जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जिससे तेजी से यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा सके, मलबे को तुरंत ही जल्दी स्पीड में जो है वो क्लियर कर सके यहाँ से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार की तरफ से कंट्रोल रूम जो है वो इस समय कार्यरत किया गया है। साथ ही में कुछ हेल्पलाइंस जो है वो जारी की गई है, इमरजेंसी हेल्पलाइंस जारी की गई है जिस पर परिजन जो है वो संपर्क कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ ये भी बताया जा रहा है कि लगभग जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पीछे जो बिल्डिंग्स है जिसमें एक डॉक्टर हॉस्टल होने की बिल्डिंग की संभावना है, उसी से प्लेन क्रैश हुआ है और रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का नुकसान जो है वो हमें यहाँ पर देखने मिला होगा। तो जिस तरीके से जो क्रैश हुआ है उसके बाद की परिस्थिति काफी बनी हुई है। एनडीआरएफ की 2 टीमें जो है निखिल वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ये बताया जा रहा है कि 4 टीमें जो है वो अभी कुछ ही वक्त में यहाँ पर पहुंचेगी। फिर चाहे बीएसएफ की टीम हो, सीआरपीएफ हो, एनडीआरएफ हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर जो मेडिकल की टीम्स है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। स्थानिक लोगों की बिल्कुल बात की जाए तो स्थानिक लोगों ने तुरंत ही उस परिस्थिति को देखते हुए सबसे पहले वो यहाँ पर पहुंचे और उनसे जितना पॉसिबल हो पाया आग को बुझाना हो या जिस तरीके से परिस्थिति में कार्य करना हो, उन्होंने स्थानिकों ने सबसे बड़ा अपना योगदान दिया। और फिलहाल यही है कि यहाँ से लोगों को अस्पताल, सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा है। संख्या अभी हमारे पास नहीं आई है लेकिन सिविल अस्पताल के अंदर भी कई इमरजेंसी वार्ड्स हैं, कई जो स्पेशल रूम्स है वो बनाए गए हैं जहाँ पे घायलों का उपचार किया जा रहा है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर है, कैंसर विभाग है, 1200 बेड का जो अस्पताल है उन सभी के अंदर स्पेशल विभाग बनाए गए हैं और वहाँ पर फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। जी सुमन, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है और बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं। हम सब, आप सब बहुत दुखी होंगे, जाहिर तौर पर आप रिपोर्ट भी कर रही हैं। तो ऐसे में लाशों का अंबार जैसे शब्दों का प्रयोग शायद कई बार हमारी जो संवेदना है उसको झकझोरता है। तो शायद ऐसे शब्दों से अगर हम बचें तो बेहतर होगा। बहरहाल मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि जो वहाँ पर कौन कौन सी टीम्स, जैसे अभी आपने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उसके अलावा जो दूसरी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, कौन कौन लोग हैं वहां मौजूद फिलहाल जो इस पूरे ऑपरेशन में मदद दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो 108 की जो एम्बुलेंस है और गुजरात के हेल्थ डिपार्टमेंट से सारी टीम्स जो है वो यहाँ पर तुरंत ही आ गई है। साथ में मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि 2 एनडीआरएफ की टीम जो है वो अंदर है अभी और 4 एनडीआरएफ की टीम जो है वो अभी रास्ते में है। साथ में सीआरपीएफ है, पुलिस विभाग जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, एम्बुलेंसेज जो है वो सारी तरीके से आई हैं यहाँ पर। और अहमदाबाद की जो अन्य अस्पताल है, दूर दूर के जो अस्पताल, वहाँ की एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ से लोगों को एक सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, अस्पताल में पहुँचाया जा रहा है। और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सिविल अस्पताल यहाँ से नज़दीक में है, तो मेडिकल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तुरंत ही इस घटना स्थल पर पहुँचे और यहाँ से जिस तरीके से भी मदद की संभावना जो उनसे हो रही थी, उस तरीके से मदद जो है वो यहाँ से की जा रही है। जी जी जी, ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी सुमन, हम लगातार ये तो बात कर रहे हैं कि विमान में सवार यात्रियों की बात हो रही है, लेकिन जिस इलाके में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहाँ की भी जो तस्वीरें आ रही हैं, जो कुछ इमारतें दिखाई दे रही हैं, वो रिहायशी इमारतें हैं या निर्माणाधीन इमारतें ही हैं? निखिल, एक बड़ा हादसा अहमदाबाद में। जी, सुमन तक हमारी आवाज़ शायद पहुंच नहीं पा रही, लेकिन सुमन लगातार जिस तरह से हमें बताया उन्होंने कि एनडीआरएफ, उसके अलावा सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो, और उसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स जाहिर तौर पर वो भी, यानी कि जो इसमें जो कुछ भी मदद कर पा रहा है, जो जिस लायक है वो पहुंच रहा है, यानी कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग तैनात किए गए हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं। उसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स और जो आसपास के लोग, नगर निगम के कर्मचारी, वो सब लोग पहुंचे हैं कि किसी भी तरह से अगर इसमें जिन भी लोगों को इस हादसे में अगर बचाया जा सकेगा तो जाहिर तौर पर वो बहुत बड़ी बात होगी। और उसके लिए सभी लोग प्राणपण से इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। हादसा निश्चित तौर पर बहुत दुखद और बहुत बड़ा है, गंभीर है। ऋतु, जिस तरह से लगातार अभी एक्सपर्ट्स के साथ हम जुड़े हुए थे और बात कर रहे थे कि किसी सैबोटाज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जिस तरह से विमान का इंजन ये देख रहा है कि उसमें थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है, जब वो विमान उड़ता हुआ नजर आता है और उसके बाद वो लगातार नीचे जा रहा है, तो ये लगता है कि शायद उसका इंजन फेल हो गया होगा। शायद, मैं शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी अभी ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही पता हो सकेंगी। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी तरह का अनुमान जता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन हादसा बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है और जाहिर तौर पर ऐसे मौके पर जिस तरह से जिसको कहते हैं कि टू राइज टू द ओकेजन, ऐसे समय पर, ऐसे दुख के समय पर लगातार जो बचाव कार्य है वो करने के लिए जो एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, वो सब इसमें जुटे हुए हैं। इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो अस्पताल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सके और जो इलाज है वो दिया जा सके। ऋतु, बिल्कुल निखिल, एनडीआरएफ की 4 टीमें मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, सेना की मदद ली जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से जिस इलाके में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां सिविल अस्पताल था और उसी कारण उस अस्पताल के आसपास तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है और यही कारण रहा कि इस समय बचाव कार्य में वो तमाम जो मेडिकल के छात्र हैं वो भी मौजूद हैं वहां पर। एक बड़ा हादसा, बेहद बड़ा हादसा, जिस तरह से 242 यात्री इस विमान में सवार थे। हालांकि कारणों का अभी कुछ पता नहीं चला है, ये बड़ी जांच का विषय होगा। नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, इस वक्त सबका ध्यान राहत और बचाव कार्य पर ही है, लेकिन हादसा जितना बड़ा है और क्योंकि मेडे कॉल किया पायलट ने, इसलिए कई और सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या गड़बड़ी थी, क्या तकनीकी खामी थी या क्या कारण रहे इतनी बड़ी दुर्घटना के। हालांकि वो सब जांच का विषय है, लेकिन पहली प्राथमिकता बचाव कार्य पे। देखिए, बिल्कुल पहली प्राथमिकता बचाव कार्य पे ही है और आप देखें क्योंकि हादसा काफ़ी बड़ा है और जिस समय टेक ऑफ प्लेन कर रहा था लंदन के रास्ते जब रवाना हो रहा था तो फ्यूल उसमें पूरा भरा हुआ था, यानी कि फुल फ्यूल था और यही कारण है कि जब वो क्रैश हुआ तो धमाका हुआ, उसके साथ धुएं का जो गुब्बार है वो चारों तरफ फैल गया और ख़ास तौर से रिहायशी इलाके में ये गिरा है। तो निश्चित तौर पर जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो इस हादसे की चपेट में आएंगे। प्लेन में जो लोग बैठे हुए थे वो तो इस हादसे की चपेट में आए ही, लेकिन रिहायशी इलाके में गिरने के कारण वहाँ के लोग भी चपेट में आए। अभी तक कितनी बड़ी रोकेंगे राष्ट्रपति का संदेश इस पूरे हादसे पे। I am deeply distressed to learn about the tragic plane crash in Ahmedabad. It is a heart-rending disaster.
My thoughts and prayers are with the affected people. The nation stands with them in this hour of indescribable grief. ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ट्वीट आया है। बहुत दुखी हैं वो इस प्लेन हादसे पर। ज़ाहिर तौर पर ये जो हादसा है उसने सभी को दुखी किया है। उन्होंने राष्ट्रपति लिखते हैं कि हमारे जो थॉट्स और प्रेयर्स हैं, हमारी प्रार्थना है, वो सभी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, अफेक्टेड हैं, उनके साथ में है। जाहिर तौर पर ऋतु जो यात्री हैं उनके परिजनों के विषय में भी लगातार सोचा जा रहा है, बातचीत की जा रही है। आप नीरज से इस विषय में जानकारी ले रही थी। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक क्या सामने आया है? 242 यात्री सवार थे, क्या जानकारियां बाहर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल ऋतु, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, 2 एनडीआरएफ की टीम मौजूद हैं और जो 4 टीम है वो पहुंचने वाली हैं। किसी भी टाइम एनडीआरएफ की 4 जो टीम है वो पहुंच जाएंगी, यानी कि टोटल 6 टीम इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। गृह मंत्रालय लगातार वहां टच में है। प्रधानमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ और एजेंसी के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ लगातार टच में है। इसके साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को कॉल भी किया है और तमाम जो जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री को दी हैं घटना से रिलेटेड। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने भी जानकारी मांगी थी और सिविल एविएशन मिनिस्टर से ये कहा भी था कि वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो। इसके साथ साथ आप देखें कि जो जानकारी आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ समय के बाद अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं और जैसा कि ऋतु आपको भी पता है कि 242 टोटल लोग थे, जिसमें 230 आम लोग थे जो भारत के थे, इसके अलावा विदेशी थे, और 12 लोग जिसमें 10 क्रू थे और 2 पायलट थे इस पूरे जो प्लेन है उसमें सवार थे। और जैसा कि हम निखिल से भी चर्चा कर रहे थे कि इसके क्या कारण है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया उसके बाद ही मेडे मेडे की आवाज़ जो पायलट है उसके द्वारा एटीसी को दी गई और एटीसी जब तक उनसे पूछता कि आखिर हादसे का क्या कारण है, किस लिए मेडे की कॉल की गई है, तब तक ये जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। जांच के बाद पता लगेगा, क्योंकि दोनों ही पायलट और को पायलट काफ़ी अनुभवी थे और प्लेन जब उड़ान भरी उससे पहले उनकी तमाम जो सुरक्षा जांच है वो पूरी की गई। उनके टायरों को चेक किया गया, उनकी ब्रेक चेक किए गए, इंटरनल कम्युनिकेशन के जो साधन है वो चेक किए गए, जो प्लेन में जो फ्यूल है वो तय मानक के अनुरूप था कि नहीं वो चेक किया गया। इसके अलावा प्लेन के अंदर जो इंटरनल खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो चेक किए गए और उसके बाद ही तमाम सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद ही प्लेन ने टेक ऑफ किया। अब ये हादसे का कारण क्या था, क्या प्लेन किसी से टकराया या प्लेन से कोई टकराया या प्लान में कोई आखिरी समय में कोई खामी आई, तो ये तमाम ऐसी विषय हैं जो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि राहत के काम पर फोकस किया गया है। खुद जो गुजरात सरकार है उन्होंने भी ये दिशा निर्देश दिए हैं तमाम हॉस्पिटलों को कि जो बर्न हुए हैं जो लोग, खास तौर से बर्न इंजर्ड लोग हैं, उनके लिए जो वार्ड हैं वो बर्न वार्ड बनाए जाएं, क्योंकि वो स्पेशल वार्ड बनाए जाते हैं और किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यही कारण है कि विशेष तरह के इंतजाम किए जाते हैं, तो उन वार्डों को बनाया गया है। इसके अलावा जो बर्न इंजरी से रिलेटेड जो तमाम दवाइयाँ हैं वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें, उसकी कोई कमी ना रहे। डॉक्टर हैं उनसे कहा गया है कि कोई भी जो स्टाफ है वो घर नहीं जाएगा जब तक तमाम जो लोग हैं उनको खतरे से बाहर नहीं निकाल लिया जाएगा, जो भी घायल लोग हैं। तो तमाम उपाय किए जा रहे हैं और अभी भी कुछ इलाके में आप देखें तो धुआं उठ रहा है अभी भी, क्योंकि जो हादसा है वो काफ़ी बड़ा था। तो एनडीआरएफ की टीम लगातार उस धुएं को बुझाने के लिए और जो छोटी मोटी आग अभी भी लगी हुई है उसको बुझाने का जो काम है वो कर रही है। और जो खास तौर से मेघानी नगर में जो लोग थे वहाँ पर जो इस हादसे का शिकार हुए या जिनके ऊपर ये प्लेन गिरा, वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालकर सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। और जो प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल था, उसके पीछे वाले हिस्से पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ एक हॉस्टल भी था। तो कुछ मेडिकल छात्र हैं वो भी इस हादसे की चपेट में आ सकते हैं। तो हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसा बड़ा है और पूरा फोकस यही है कि जो राहत और बचाव का काम है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। गृह मंत्री लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, टच में हैं। प्रधानमंत्री लगातार तमाम मंत्रियों के और इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनके टच में हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके। जी नीरज, क्या इस विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और अहमदाबाद में कुछ पैसेंजर्स को उतारने के बाद अहमदाबाद से ये लंदन की उड़ान भर रहा था? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि अहमदाबाद से लंदन की उड़ान थी और
इसमें 242 टोटल लोग थे, जिसमें क्रू और जो पायलट हैं वो भी हैं। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, कुछ वीआईपी इस प्लेन में मौजूद थे, और हालांकि उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं कि कौन कौन वीआईपी थे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अहमदाबाद से लंदन की ये उड़ान थी और ये उड़ान पूरी नहीं हो पाई। असल में नीरज ये सवाल हादसा हुआ। नीरज सवाल ये था कि क्या ये अहमदाबाद से लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट इस तरह से थी, या दिल्ली से पहले अहमदाबाद और अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट थी? ये क्या कुछ इस तरह की कुछ समाचार जानकारी मिल पाई है, कोई पुष्ट सूचना इस विषय में? देखिए, ये जानकारी नहीं आई है, लेकिन आपको बता दूं अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डायरेक्ट फ्लाइटें भी हैं। चाहे हम लंदन की बात करें या दुनिया के दूसरे हिस्सों की बात करें, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नहीं, मैं इस बात को नहीं पूछ रहा नीरज, शायद आप प्रश्न को समझ नहीं पाए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कि क्या ये फ्लाइट दिल्ली टू अहमदाबाद और अहमदाबाद टू लंदन थी? इसकी देखिए पुष्टि एयर इंडिया ने नहीं की है कि ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद गई थी और अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी। कई सारी फ्लाइटें ऐसी रहती हैं, कनेक्टिंग फ्लाइटें रहती हैं, लेकिन जो जानकारी एयर इंडिया ने पोस्ट की है एक्स पर, ये कहा गया है कि ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी और रवाना होने के टेक ऑफ के बाद ही ये फ्लाइट क्रैश हो गई, और जिसमें जो यात्री हैं कई इसमें घायल हुए, हताहत हुए। हालांकि ये संख्या कितनी है ये अभी सामने नहीं आ पाया। जी, एटीसी से कोई संपर्क हो पाया है? क्योंकि ये बात भी लगातार कही जा रही नीरज कि एटीसी शायद इस बारे में कुछ अभी बता पाए। हालांकि ये जाहिर तौर पर जांच में लोग व्यस्त होंगे, जांच में ही ये पता चल पाएगा, और अभी लोग राहत कार्यों में व्यस्त होंगे। लेकिन क्या कोई संपर्क सूत्र, कुछ इस विषय में कोई जानकारी? देखिए, अभी एटीसी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। ये जानकारी जरूर हमें मिली थी कि जो पायलट है उसने मेडे मेडे शब्द का उच्चारण किया, और एटीसी जब तक उनसे पूछता तब तक ये प्लेन क्रैश हो गया था। हालांकि जब जांच होगी उस समय एटीसी से भी पूछताछ की जाएगी, एविएशन अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जिन्होंने इसको टेक ऑफ की अनुमति दी उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ ही जिन लोगों ने जो प्लेन है उसमें चेक किया था, चाहे उसके फ्यूल को लेकर, चाहे उसके टायरों को लेकर, ब्रेक को लेकर, उसके विंग्स को लेकर, इंटरनल टेलीकम्युनिकेशन के साधन को लेकर, या इंजन की स्थिति को लेकर, जिन्होंने भी उसमें चेकिंग की होगी और क्लियरेंस दी होगी, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। और ये अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पहला फोकस सबसे ज़्यादा इसी बात पर है कि जो लोग घायल हैं या जो लोग फंसे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जा सके, जो घायल है उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके, वहाँ से जो मलबा है उसको हटाया जा सके, और उसके बाद ये जांच होगी, तभी ये पता लग पाएगा कि आखिर तुरंत टेक ऑफ के बाद ये प्लेन किस तरह से क्रैश हो गया। जी नीरज, जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरह से जिस इलाके में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है विमान, वहाँ आप भी बता रहे हैं कि एक मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल भी है, क्या उससे अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि वो हॉस्टल चपेट में आया है, उसमें कितने जो छात्र थे वो घायल हुए हैं? क्या घायलों की संख्या पर कहीं कोई जानकारी अभी आई है? हम जानते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान है, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता है, उसको लेकर लगातार तमाम संस्थाएं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो वहां मौजूद होगी वो सब यही कर रही हैं इस समय। देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर जब टेक ऑफ हुआ था प्लेन, तो वहाँ पर एक कैंसर हॉस्पिटल है मेघानी नगर में, उस कैंसर हॉस्पिटल के पिछले हिस्से पर ये प्लेन टकराया था और वहाँ पर ये क्रैश हुआ। और उस पिछले हिस्से में जो छात्र हैं उनका हॉस्टल है, जहाँ पर डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं वो रहते हैं। अब कितने स्टूडेंट उसकी चपेट में आए, कितने घायल हैं, ये जानकारी नहीं अभी आई है, लेकिन जो विजुअल हम देख पा रहे हैं, जो दृश्य देख पा रहे हैं क्रैश हुए प्लेन के, तो ये बताते हैं कि हॉस्टल के हिस्से पर प्लेन गिरा है और उसके आसपास चूँकि वो रिहायशी इलाका है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी रहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी इसकी चपेट में आए होंगे। ये संख्या कितनी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, और सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि जो लोग हैं इसमें घायल हुए होंगे, जो लोग हैं इसमें हताहत हुए होंगे, लेकिन संख्या कितनी है ये नहीं स्पष्ट हुआ है, क्योंकि अभी सरकार का और तमाम एजेंसियां हैं उनका यही फोकस है कि जो राहत है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, और जब राहत के काम को ख़त्म कर लिया जाएगा उसके बाद ये पता लग पाएगा कि इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए, कितने घायल हुए, कितने गंभीर घायल हैं, और कितने लोगों का इलाज है कहाँ और किन किन अस्पतालों में चल रहा है। जी नीरज, तकरीबन 3.5 घंटे बीतने जा रहे हैं, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पे सबसे ज़्यादा जोर है, मगर डीजीसीए, एयर इंडिया, इनका भी क्या कहना है इस पूरे हादसे के बाद से?
प्रारंभिक जानकारियां साझा करने के बाद अब क्या कहना है इन दोनों संस्थाओं का भी? देखिए, डीजीसीए और एयर इंडिया ने अभी स्पष्ट किया है, हादसे के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि ये हादसा हुआ है और अहमदाबाद से लंदन के लिए ये प्लेन रवाना हो रहा था। टेक ऑफ के बाद ये प्लेन तुरंत ही क्रैश हो गया और इसमें 242 टोटल लोग थे, जिसमें 230 यात्री सवार थे, 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे। अब ये क्रैश किस कारण से हुआ है इसकी जानकारी नहीं दी है, ये एक जांच का विषय है और इसके साथ साथ ही डीजीसीए का भी ये कहना है कि वो स्थिति पर नज़र रखे हुए है। जल्द ही कारणों का भी पता लगेगा कि इस हादसे के पीछे क्या कारण थे, लेकिन पहला फोकस इसी बात पर है कि जो राहत है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, जल्द से जल्द किया जाए, रेस्क्यू है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि एक बड़ा एरिया है और प्लेन क्रैश हुआ है प्रॉपर और फुल फ्यूल था उस प्लेन में, तो बर्निंग एरिया वो भी काफ़ी ज़्यादा। यही कारण है कि 6 एनडीआरएफ की टीम वहाँ भेजी गई हैं, जिसमें 2 टीम पहुँच गई हैं और जो 4 टीमें हैं वो किसी भी क्षण वहाँ पर पहुँचने वाली हैं और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए खुद गृह मंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा एविएशन मिनिस्टर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में है ताकि इस हादसे में जो लोग घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके और इसके बाद जो जाँच हो जिसमें ये पता लग पाए कि आखिर इस हादसे का कारण क्या था। तो निश्चित तौर पर यह भी पता लगेगा, लेकिन पहला फोकस इसी बात पर है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। जो यात्रियों के परिजन हैं उनसे संपर्क करने की क्या कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी परेशान होंगे सूचना प्राप्त करने के लिए, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल उसके लिए एजेंसी के माध्यम से भी जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, क्योंकि इस हादसे में या ये कहें कि इस विमान में कई सारे ब्रिटिश नागरिक थे, 53 के करीब, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है, जिस पर जानकारी लेकर जो परिजन हैं वो पूछ सकते हैं हादसे के बारे में, कौन उनके परिजन घायल हैं, किस अस्पताल में, उसकी तमाम जो जानकारियां हैं वो भी दी जा रही हैं। पारदर्शिता के साथ और तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है ताकि जो परिजन हैं उन तक सही जानकारी पहुंच सके और उनके परिजनों के बारे में तत्काल और सही तरीके से उनको बताया जा सके। उसके लिए तमाम एजेंसियों के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और दूरदर्शन के मार्फत उन हेल्पलाइन नंबरों को लगातार फ्लैश भी किया जा रहा है ताकि जिन लोगों तक ये नंबर नहीं पहुँचे हैं उन तक ये नंबर पहुँच जाएँ और जिनके परिजन अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही जिस फ्लाइट में AI 171 में जो यात्री सवार थे उनके परिजन उन हेल्पलाइन नंबरों पर पूछकर जानकारी भी ले सकते हैं। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे संवाददाता जतिन भट्ट इस वक्त अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। जतिन, किस तरह की जानकारी आप हमें देंगे, क्योंकि राहत और बचाव कार्य को लेकर के सभी जो सारा फोकस है वो उसी पर है कि किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है और जाहिर तौर पर घायलों को लेकर के लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह की संभावनाएं आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आप हमको देंगे? चौक्कस अगर बात करते तो जैसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को जैसा मैसेज मिला तो वो तुरंत वहां से निकल गए और अभी जस्ट वो सिविल अस्पताल अहमदाबाद में ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचे हैं। साथ में उनके गृह मंत्री हर्ष संघवी भी साथ है। दोनों भी जो घायल लोग हैं पैसेंजर उनकी अभी खबर अंतर पूछ रहे हैं, जैसे कि जी सर डॉक्टरों को भी ताकीद किया गया कि किस तरह से कि उनको बचाया जा सके। तो पूरा दवाओं का जत्था है वो उनके ट्रॉमा सेंटर में ला दिया गया है। जो डॉक्टर की छुट्टियां थी उन्हें रद्द कर दिए गए, तात्कालिक डॉक्टर को भी यहाँ अस्पताल में बुला दिया है। काफी जो लोग थे बाहर थे उन लोगों को सांत्वना देने के लिए नंबर भी दिया गया है और बात करें तो सब जो भी घायल पैसेंजर उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जी निश्चित तौर पर कोशिश की जा रही है। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि जो पैसेंजर्स हैं उनको लेकर के कुछ अपडेट्स मिल पाई हैं? आपने बताया कि मुख्यमंत्री से भी आपकी बात हुई है, क्या पैसेंजर्स को लेकर के कौन कौन लोग उसमें सवार थे? 169 भारतीयों के सवार होने की बात कही जा रही है उसमें। हाँ, जो अभी जो चौक्कस आंकड़ा है वो भी संख्या तय नहीं है, फाइनल अभी सरकार की ओर से नहीं दिया गया, लेकिन इतना तय है कि जो ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर जो थे उसमें उनको काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। जी ठीक है जी तो आप कुछ पूछना? हमारे संवाददाता जतिन, आसपास कितने अस्पतालों में घायलों को लेके जाया जा रहा है? हम इसलिए भी ये जानना चाहते हैं कि जो लोग इन समाचारों को देख रहे हों, यात्रियों के जो तमाम पीड़ित लोग हैं उनके परिवार के जो लोग हैं वो इस सूचना को पा सके। तो कितने अस्पतालों में इन तमाम यात्रियों को लेके जाया गया है घायलों को?
जी चौक्कस, अभी से 30 से ज्यादा जो यात्री है उनको अभी अब तक यहाँ तक अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है और डॉक्टर है वो उनकी पूरी निगरानी कर रहे हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा जो बचाने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। कोई सूचना अभी तक जतिन आपके पास है कि जो हॉस्टल है, जो मेडिकल छात्रों का हॉस्टल है, कहा जा रहा है वो भी इस दुर्घटना की चपेट में आया है, उसमें छात्रों को लेकर कोई जानकारी आपके पास, छात्रों के घायल होने की? जी चौक्कस, लेकिन उसका आंकड़ा अभी तक तय नहीं है। काफी जो वहाँ जो हॉस्टल में जो डॉक्टर रहते थे वो उनको भी अभी चोट पहुंची है और कहा जा सकता है उनको भी यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ जो घायल हुए थे उनको भी जो वहाँ यहाँ पर ले आए, यानी कि पैसेंजर को भी यहाँ पर अस्पताल में ट्रीटमेंट दी जा रही है। जो जहाँ जी ये प्लेन जो क्रैश हुआ जिस हॉस्टल बिल्डिंग पर, तो वहाँ भी काफी जो स्टूडेंट थे उनको डॉक्टर थे उनको चोट आई है, तो उनको भी यहाँ पर लाया गया है और उनकी ट्रीटमेंट अभी चालू है। और सीएम और भूपेंद्र भाई पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी दोनों अभी उनको यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं अस्पताल में। जी ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया। आप तमाम अपडेट्स लेते रहिए, हम आपके साथ और जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नीरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, इस पूरी खबर पर बातचीत कर रहे हैं। नीरज आपसे कुछ ये सवाल भी जानना चाहेंगे, जब तमाम तैयारियों की और ये कहा जा रहा है कि भाई बिना किसी जो एक सेट प्रोटोकॉल है उसको पूरा किए बिना विमान जो है वो उड़ान नहीं भर सकता, तमाम एक्सपर्ट्स ने बताया है, उसके बावजूद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना दुखद है और बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान को लेकर के भी तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं कि इस मॉडल में भी जो तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी जो मुद्दे हैं वो सामने इसके पहले आते रहे हैं। देखिए बिल्कुल आते रहे होंगे और ऐसा नहीं है निखिल कि आप देखें कि हर एक प्लेन हादसा है वो तकनीकी कारण से ही हो, क्योंकि कुछ सेकंड के अंदर ही ये हादसा हुआ है और जिस समय फ्लाइट को टेक ऑफ की अनुमति दी गई होगी, तमाम सुरक्षा के जो उपाय हैं वो चेक किए गए होंगे, प्लेन की स्थिति है वो चेक की गई होगी, किस तरह के हालात हैं प्लेन के, उसमें फ्यूल कितना है, उसमें जो यात्रियों को ले जाने की कैपेसिटी है वो कितनी है, कितना उसमें वजन है, उसके टायरों की स्थिति कैसी है, उनमें हवा प्रॉपर है कि नहीं है, इसके अलावा उनके विंग्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी ब्रेक प्लेन की ब्रेक किस तरह से काम कर रही है, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो ये तमाम जो सुरक्षा उपाय हैं वो पूरे किए जाते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन किस तरीके से काम कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किस तरीके से काम कर रहा है, ऑटो मोड पे भी प्लेन को डाला जाता है, तो ऑटो मोड किस तरीके से काम कर रहा है, ये तमाम उपाय पूरे किए जाते हैं और क्लियरेंस के बाद ही किसी भी प्लेन को, खास तौर से आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी फ्लाइट उड़ती है उसमें तमाम तरह के जो सुरक्षा उपाय हैं वो पूरे किए जाते हैं, उसके बाद ही अनुमति दी जाती है। तो आप देखें कि जिस समय अनुमति दी गई, प्लेन ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के बाद कुछ सेकंड के अंदर ही ये प्लेन गिर जाता है, तो ये कई तरह के जो सवाल हैं वो उठते हैं। तो क्या ये मानवीय कोई भूल थी, या प्लेन किसी से टकराया, या प्लेन से कोई टकराया, या आखिरी क्षणों में क्या टेक ऑफ करते समय प्रॉपर जो सुरक्षा उपाय हैं वो पायलट के द्वारा या को पायलट के द्वारा पूरे नहीं किए गए। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो ज़रूर उठते हैं, क्योंकि आप किसी की कैपेबिलिटी पर सवाल नहीं कर सकते। आप देखें कि जो पायलट है और को पायलट है उनके पास पर्याप्त अनुभव है, कई हजार घंटे की उड़ान का उनके पास अनुभव है। इससे पहले भी कई सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उन पायलटों ने उड़ाई हैं और प्रॉपर सफलतापूर्वक यात्रियों को अपने गंतव्यों तक पहुंचाया है। तो इसमें क्या कमी रह गई, क्योंकि मेडे की आवाज़ पायलट की तरफ से आई और ATS के तरह जब तक जवाब दिया जाता तब तक वो प्लेन क्रैश हो गया। तो निश्चित तौर पर जब जांच होगी ये पता लग पाएगा कि क्या ये तकनीकी कारण थी, क्या कोई मानवीय भूल थी, या प्लेन से कोई टकराया, प्लेन किसी से टकराया। ये तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं, जो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर इसके पीछे, इस हादसे के पीछे कारण क्या रहे। जी हाँ, जांच से कारणों का पता चलेगा। और नीरज, जिस तरह से हम इस समय भी दृश्यों में देख रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी दोनों घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और तमाम NDRF की टीम भी पहुंच चुकी है। और वो जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को वहां से बचा के निकालने के लिए अस्पताल तक लेके जा रहे हैं। कुछ छात्र जो एक मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल जो चपेट में आया इस दुर्घटना में, उन छात्रों को भी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन
सिचुएशन पे सबसे ज्यादा नजर है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है ये कई और बड़े सवाल खड़े करती है नीरज, क्योंकि 787 बोइंग ड्रीमलाइनर बेहद सुरक्षित विमान माना जाता रहा है। देखिए, बिल्कुल बेहद सुरक्षित विमान माना जाता है और आप देखें कि एक बड़ा नाम है बोइंग का, खासतौर से इस तरह के विमान बनाने के मामले में, और इंटरनेशनल लेवल पर ये सप्लाई होती है। कोई एक देश को नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों को ये विमान सप्लाई किया जाता है। और अगर इस विमान में किसी तरह की कोई खामी रह जाती तो निश्चित तौर पर कोई भी देश इस विमान को खरीदता नहीं। यही कारण है कि तमाम मुल्कों ने इस विमान को खरीदा है और एक बड़ी यात्री कैपेसिटी होती है इस विमान की। तमाम सुरक्षा के जो उपाय हैं वो इसमें किए जाते हैं। इंजन, 2 इंजन रहते हैं इस विमान में। अगर किसी भी तरह से इंजन एक बंद हो तो दूसरा इंजन उसमें चालू हो जाता है। तो ये तमाम उपाय थे और अब उसके बाद ये हादसा हुआ है। निश्चित तौर पर सवाल भी खड़े करता है, जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें मानवीय कोई कमी रह गई या तकनीकी कोई कमी रही, जांच के बाद ज़रूर पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे ही टेक ऑफ करता है और कुछ सेकंडों के अंदर प्लेन गिर जाता है, ये कई सारे सवाल भी खड़े करता है। तो आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि कुछ सेकंड के अंदर ही सही टेक ऑफ करने वाला प्लेन अचानक से गिर जाता है? ऋतु जी, निश्चित तौर पर। और जब ये बात, जब हमने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 का उन्होंने बताया कि जब प्लेन पार्किंग से उसको जो टेक ऑफ पॉइंट है वहाँ तक लेकर आया जाता है नीरज, और उसके बाद जब ये विमान उड़ान भरता है तो जाहिर तौर पर जो वेलोसिटी 2 यानी कि कम से कम उसकी जो इतनी स्पीड होती है कि वो टेक ऑफ कर सके, तो वहाँ तक वो पहुँचा। और उसके बावजूद जब विमान उड़ा तो ऐसा लगा जैसे कि उसका इंजन फेलियर हो गया। तो सैबोटाज के एंगल पर भी, टेरर के एंगल पर भी ये कहा जा रहा है कि ये भी एक वजह हो सकती है। हालांकि अभी ये तमाम किंतु परंतु इसमें जुड़े हुए हैं, जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन क्या ये भी एक एंगल है जिस पर सोचा जाना चाहिए? देखिए, कई सारे एंगल हैं और आप देखें कि रनवे से जैसे ही उड़ान भरी, एटीएस के द्वारा इसको परमिशन दी गई और परमिशन देने के बाद ही रनवे पर कोई जो फ्लाइट है वो पहुंचती है। उससे पहले उस फ्लाइट को रनवे पर पहुंचने की अनुमति नहीं होती है। जब क्लियरेंस उसको मिली उसी के बाद उसने जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ की। टेक ऑफ जिस जगह से करनी थी करीब उसी जगह से टेक ऑफ हुई है और प्रॉपर जिस तरीके से उड़ान भरनी थी, टेक ऑफ करना था, उसी तरीके से उड़ान की भी गई। और आपने देखा भी था उन विजुअलों को कि प्रॉपर रनवे से टेक ऑफ किया। लेकिन जैसे ही टेक ऑफ किया कुछ क्षणों के बाद अचानक से वो प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है और मेघानी नगर में जो एरिया है, रिहायशी इलाका है, वहाँ पर गिर जाता है। तो ये जरूर सवाल खड़े करता है कि आखिर अचानक से आखिरी क्षणों में क्या ऐसा हुआ? क्या इंजन एकदम से फेल हो गया? क्या इंजन ने काम करना बंद कर दिया? या पायलट है उसके द्वारा प्रॉपर तरीके से जो जहाज में एक गति दी जाती है या जहाज को टेक ऑफ किया जाता है तो वो क्या प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया? ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं और जांच के बाद निश्चित तौर पर ये पता लगेगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था, इस हादसे के पीछे। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अचानक से गिरना ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या ये मानवीय भूल थी, क्या ये तकनीकी भूल थी? और जांच के बाद निश्चित तौर पर इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई खामी प्लेन में थी तो और जो दूसरे बोइंग प्लेन हैं उनमें इन खामियों को दूर करने का जो प्रयास है वो भी सरकार के द्वारा और जो मंत्रालय है, नागरिक विमानन मंत्रालय, उसके द्वारा किया जाना शुरू किया जाएगा। लेकिन पहले जांच की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी आखिर हादसे का कारण क्या था, कि ये मानवीय भूल थी या कोई तकनीकी। जी, जब विमान हादसों की बात कही जाती है तो कई बार मानवीय भूल या तकनीकी कारण और या फिर मौसम का खराब होना एक बड़े कारण के तौर पर, ये 3-4 या 2-3 प्रमुख कारण के तौर पर देखा जाता है। जो भारत की अगर बात करें तो जो प्रमुख तमाम जो हादसे हुए, चाहे वो 2020 में केरल में जो विमान हादसा हुआ था जिसमें दोनों पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी, या इसके पहले एक फहरिस्त है जिसको बताया, हालांकि ये भी इसमें जोड़ दूं कि विमान हादसे बहुत कॉमन नहीं है, उसके बावजूद जब ये इस तरह का हादसा होता है तो इस बात की चर्चा ज़रूर होती है कि ये जो पुराने इसके पहले के जो हादसे थे, क्या उनसे कुछ सबक लिया गया या कहीं कोई खामी, कहीं कोई कमी इस तरह से रह गई जिस वजह से ये हादसा हुआ? देखिए, कई सारे निखिल कारण होते हैं। कई बार रनवे कारण होता है, कई बार आपने देखा होगा
कि केरल के जिस विमान हादसे की आप बात कर रहे हैं वो एक तरीके का जो रनवे है और वो छोटा रनवे है और वहाँ पर बहुत ही एक्सपर्ट जो पायलट हैं वो उस पर टेक ऑफ करते हैं या फिर लैंडिंग करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में भी कई बार स्किड कर जाते हैं जो प्लेन होते हैं और हादसों का जो शिकार है वो हो जाते हैं। तकनीकी कारण से कई बार हादसे हो जाते हैं, कई बार मानवीय जो गलतियां होती हैं या जो प्रोटोकॉल है उसका प्रॉपर तरीके से पालन नहीं किया जाता है, उसके कारण हादसे हो जाते हैं। कई अलग अलग तरीके के हादसों के कारण रहते हैं और इस हादसे के पीछे क्या कारण था, क्या तकनीकी कारण था, कोई मानवीय भूल थी या कोई आखिरी समय में प्लेन में किसी तरह की कोई कमी आई थी, ये एक विस्तृत जांच के बाद पता लगेगा। और निश्चित तौर पर जब आप जांच करते हैं किसी विमान हादसे की तो उससे लेकर उस जांच से सबक लेकर दूसरी घटनाएं इस तरह की ना हो पाएं वो प्रयास रहता है। और आप देखें कि लंबे समय के बाद इस तरह का हादसा देखने को मिला है जहां इतना बड़ा जस्ट टेक ऑफ के बाद ही जो प्लेन है वो क्रैश कर गया हो और इससे पहले इस तरह का हादसा नहीं देखने को मिला। जांच के बाद निश्चित तौर पर ये स्पष्ट होगा कि हादसे का कारण क्या था और उसके बाद ये भी तय किया जाएगा, ये मानक तय किए जाएंगे कि अगर कोई प्लेन उड़ाया जाएगा तो उसमें किस तरह के मानकों का प्रयोग किया जाए ताकि इस तरह के जो हादसे वो ना हो पाए। निखिल जी बिल्कुल, घटनास्थल पर हम बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में हो सकता है उस पर भी आगे कोई अपडेट आए। उड़ान भवन दिल्ली से हमारे साथी अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही जो है उच्च अधिकारियों की जो है मीटिंग जो है वो यहाँ पर खत्म हुई है। हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर हो रही थी और जो बचाव और राहत के काम जो चल रहे हैं अहमदाबाद में जिस तरह हादसा हुआ है उसको पूरी तरीके से मॉनिटर यहाँ पर किया जा रहा था। हम कह रहे केंद्रीय सिविल एविएशन MOS जो है मुरलीधर मोहोल जो है वो यहाँ पर पूरा उसको मॉनिटर कर रहे थे, लगातार वहाँ पर नज़र बनाए हुए थे और आला अधिकारियों के साथ वो अभी यहाँ पर DGCA सेक्रेटरी और खुद वो अभी यहाँ पर तुरंत थोड़ी देर पहले अहमदाबाद के लिए निकल गए हैं और उनका कहना है कि 242 लोग जो थे वो विमान में सवार थे और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि इस हादसे में कितने लोगों की जाने गई है और किस तरीके से ये हादसा हुआ है, लेकिन ये बड़ा हादसा है और इस पर अभी पूरा फोकस जो है वो राहत और बचाव पे किया जा रहा है, राहत पहुंचाने पे किया जा रहा है। आसपास के जितनी भी राज्य हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, साथ ही जितनी भी एजेंसियां हैं जो कि राहत बचाव कार्य में लगी हुई है उनसे लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। जो आला अधिकारी हैं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के वो लगातार पूरी नज़र बनाए हुए हैं जिस तरीके से वहाँ राहत बचाव का कार्य चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं पूरा रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर पल पल की खबर की जो है हालात पे वो जायजा ले रहे हैं, उसको नज़र बनाए हुए हैं। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। रूपानी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उनका बोर्डिंग पास था लेकिन वो बोर्ड हुए थे नहीं हुए थे ये अभी जानकारी नहीं है और इसको लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो पूरी तरीके से यही कहना है कि राहत और बचाव कार्य जो है उस पर पूरा फोकस है और जो MOS जो है सिविल एविएशन वो और DGCA सेक्रेटरी जो है वो अभी तुरंत यहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं और पूरी तरीके से पूरा फोकस जो अभी है वो राहत और बचाव कार्य पे है। और हाँ, ये बात और कही MOS ने कि जो पायलट था उसने जो है इमरजेंसी जो है उसने घोषित की थी, उसने इमरजेंसी मैसेज दिया था और उसके बाद ये हादसा हुआ है। तो किस तरीके की क्या घटना हुई, क्या कहाँ पर क्या तकनीकी खराबी आई, क्या कारण थे, इसकी जांच जो है वो की जाएगी, पूरी तरीके से जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अभी जो है सरकार का पूरा फोकस है, विभाग का पूरा फोकस है कि राहत और बचाव कार्य जो है उसको अच्छे से चलाया जाए और जो वहाँ पर जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जाए और इसके लिए जो है जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी जो हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर वो डिप्लॉय हैं और पूरी तरीके से वो जो है एक पल पल की जो है वहाँ की जो स्थिति है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। सारी घटना स्थल पर भी कई जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं और DGCA सेक्रेटरी जो है वो थोड़ी देर में जो है MOS के साथ में वो वहाँ अहमदाबाद में पहुँचने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए एक बहुत बड़ा हादसा है लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो कई सवाल खड़े कर रहा है और जब सवाल किए गए MOS से तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दबाजी है, अभी हम पूरा फोकस जो है राहत और बचाव कार्य पे ही फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल हाई लेवल मीटिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है और MOS जो है DGCA सेक्रेटरी के साथ जो है अहमदाबाद के लिए जो है यहाँ से थोड़ी देर पहले जो है वो रवाना हो चुके हैं और हालात से नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। जी अजीत, अगर कोई अपडेट आपको इस मसले पर मिला हो कि 169 तो भारतीय यात्री इसमें थे लेकिन जो विदेशी यात्री थे जिनमें 53 ब्रिटिश यात्री थे, 7 पुर्तगाल के यात्री थे, 1 कैनेडियाई यात्री था, क्या उन देशों के साथ संपर्क किया गया है DGCA द्वारा
किस तरह से उन लोगों को सूचना दी जा रही है? बिल्कुल देखिए, लगातार जो है जो भी विदेशी यात्री थे, जो भी सूची जो है जो मिली है, उसमें जिस तरीके से पुर्तगाल और यूके के जो यात्री थे उनके लगातार संपर्क किया जा रहा है। हालांकि उनकी एम्बेसी से लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनकी डिटेल जो है और निकाली जा रही है, उनके परिवारजनों की डिटेल निकाली जा रही है और अभी कोशिश की जा रही है कि राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो है जो हताहत हुए हैं उनके बारे में तमाम जानकारी निकाली जाए। उनकी एम्बेसी से संपर्क किया जा रहा है। जो यहाँ पे आला अधिकारियों का कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने भी देशों के वहाँ पर नागरिक थे, चाहे हम बात करें कनाडा के कुछ नागरिक भी जिसमें सवार थे, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो सभी से संपर्क किया जा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और जो एक एक्चुअल जो है डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है और अभी जो है राहत और बचाव कार्य के दौरान जो है कोई समस्या ना आए इसकी कोशिश जो है पूरी की जा रही है। देखिए, जब विमान जब टेक ऑफ कर रहा था तो देखिए एक टेक्निकल चीज़ समझिए आप, जब विमान टेक ऑफ करता है तो पूरी तरीके से फ्यूल फुल होता है उसमें और उस दौरान देखिए टेक ऑफ करते ही ये हादसा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि लंदन की फ़्लाइट जो है अहमदाबाद से करीब 8 से 10 घंटे की फ़्लाइट थी, तो विमान में 8 से 10 घंटे का फ्यूल था और इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना भयानक ये हादसा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल था और वो एक तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया पूरी तरीके से विमान। तो एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन राहत बचाव के कार्य लगातार जारी हैं और कोशिश की जा रही है जो हताहत हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत दी जाए और उसके बाद जो है जो जिन देशों के भी नागरिक इसमें सवार थे, करीब 50 से ज़्यादा जो है विदेशी नागरिकों के इसमें सवार होने की खबरें जो है आ रही हैं, जिसमें कि यूके, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो उनकी पूरी सूची जो है वो कलेक्ट की जा रही है और उनकी एम्बेसी के माध्यम से जो है वो संपर्क किया जा रहा है और DGCA के अधिकारी जो हैं लगातार जो है इस काम में लगे। कई टीमें जो है बनाई गई हैं, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन की अलग टीम बनाई गई है, जो एम्बेसी से जो संपर्क कर रही हैं वो टीमें अलग हैं, जो उनके परिवारजनों से संपर्क कर रही हैं वो टीमें अलग हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और आला अधिकारी लगातार जो है पूरे इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। देखिए, जिस तरीके से जो विमान जो है बिल्कुल कम हाइट पे और जो हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया है तो वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, उसका भी अभी अनुमान लगाया जा रहा है। वहाँ पर भी जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। पहली प्राथमिकता यही है कि जो हताहत हुए हैं उनको जो है जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द जो है उनको सरकारी जो मेडिकल जो मदद है वो पहुंचाई जाए, उस पर पूरा फोकस जो है फिलहाल किया जा रहा है। साथ ही आसपास के राज्य जो है उनसे भी पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। वह कुछ राज्यों की जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया गया है, अहमदाबाद आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया गया है और साथ ही आसपास के राज्य जो है सीमावर्ती राज्य हैं उनसे भी कुछ मदद जो है वो मंगाई जा रही है। ठीक है अजीत, जो आपने बताया कि जो यात्री हैं उनसे भी उनके जो परिजन हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से उनसे संपर्क हो पाया है, कौन यात्री रहे हैं उसमें, इस बारे में भी जानकारी आपसे चाहेंगे। जो सूची देखिए, जब भी विमान में बोर्डिंग करते हैं तो बाकायदा एक पूरी सूची होती है सिविल एविएशन के पास में और एयरपोर्ट के पास में और उसमें लगातार उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उनकी डिटेल्स उसमें होती है और उसके माध्यम से जो है वो संपर्क करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर हम विदेशी नागरिकों की बात करें तो उसके लिए जो है उनकी भी सूची होती है, उनके भी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, उनके भी पासपोर्ट की डिटेल जो है वो होती है, तो उसके माध्यम से जो है संपर्क किया जा रहा है। एम्बेसी के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है, जो संबंधित देश के जो नागरिक थे उनकी एम्बेसी के माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जिस तरीके की डिटेल जो है जब टिकट बुक होता है तो उसमें तमाम डिटेल्स होती हैं और उन डिटेल को जो वेरीफाई करके उन डिटेल को एनालिसिस करके जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि जो संबंधित जो उसमें ऑन बोर्ड जो यात्री थे उनके संबंधित देश की एम्बेसी जो है उससे संपर्क किया जाए और उनके परिवारजनों से भी संपर्क करने की कोशिश जो है लगातार जो अधिकारी है DGCA के वो लगातार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और कई देशों के नागरिक इसमें थे और अचानक से ये बहुत ही कम 2 मिनट के अंदर जो है प्लेन टेक ऑफ करने के बाद ही जो है आग के गोले में तब्दील हो गया है। तो ये बड़ी संख्या में लोग इसमें हताहत हुए हैं जरूर, लेकिन संख्या अभी तक नहीं आई, लेकिन करीब 250 से लोग यहाँ पर इसमें सवार थे, 242 लोग सवार थे और उसमें विदेशी नागरिकों की संख्या भी जो है 50 के आसपास थी, जिसमें 3 से 4 देशों के नागरिक जो है वो बताए जा रहे हैं कि इसमें वो सवार थे। तो कोशिश यही है कि विदेशी नागरिकों की जो है उनको एम्बेसी के माध्यम से उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जो उनकी डिटेल्स है उसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं और उन तक भी ये सूचना पहुँचाई जा रही है कि जिस तरीके से पूरा ये प्रोटोकॉल होता है, जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है
उसकी जो भी पूरा दरअसल ये सवाल इसलिए भी पूछा अजीत आपसे क्योंकि 169 जी 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 अजीत जो है DCCA के अधिकारी संपर्क में है और पल पल की जानकारी जो है उनको दी जा रही है। टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है किसी भी जानकारी के लिए DGCA के माध्यम से, और ये भी कहा गया कि एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर कोई भी किसी को इंक्वायरी करना हो तो इन्हीं टोल फ्री नंबर पर वो इंक्वायरी जो है। ठीक है अजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो देखिए अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की जो है खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये हादसा है। और जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें सवार थे, तो हम कह सकते हैं बड़े संख्या में लोग जो हताहत हुए हैं, लेकिन अभी तक संख्या बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसको देखते हुए हालांकि पूरी तरीके से पूरा फोकस जो है फिलहाल बचाव और राहत के कार्यों में है। और DCCA और पूरा जो सिविल एविएशन है वहाँ पर जो लोकल जो हम कहें जो पुलिस है, NDRF है, जो एविएशन मिनिस्ट्री है, उसका फोकस यही है कि जल्द से जल्द जो है राहत और बचाव कार्य जो है वो पूरा किया जाए और उसके बाद जो है तमाम तथ्य जो है सामने आएंगे। और बड़ी बात ये होती है देखिए इसमें कि जो ब्लैक बॉक्स जो होता है उसकी रिकवरी जो होती है, एक बड़ी बात ये होती है उसकी रिकवरी के बाद जो उसमें डेटा निकल के सामने आता है कि लास्ट कन्वर्सेशन क्या हुआ ठीक बात फ्लाइट और ATC के बीच में, ठीक है, उसको ढूंढा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में उम्मीद की जा रही है कि वो मिल सकेगा। दरअसल ये सवाल मेरा जो यात्रियों के संबंध में था अजीत, वो इसलिए था कि 169 भारतीय यात्री उसमें सवार थे। ये जानने की एक जाहिर तौर पर सभी के मन में जिज्ञासा है कि भारत के कौन कौन से हिस्से से वो यात्री रहेंगे, कौन वो यात्री थे, और उसके साथ ही साथ ये भी जानना समझना चाहेंगे। अजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लेकिन जानकारियां निखिल अजीत दे रहे थे। अजीत ने बताया कि किस तरह से कुछ उड़ानों को डाइवर्ट भी किया गया है जो अहमदाबाद की तरफ जाने वाली थी। साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी पूरी जानकारी दी कि इस समय DGCA के जो सेक्रेटरी हैं वो इस समय अहमदाबाद रवाना हो चुके हैं और विस्तार से उनका कहना था कि जांच से लेकर तमाम चीज़ों पर अब से और बिल्कुल जांच से लेकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी जो जिज्ञासा है वो ये जानने की है कि जो यात्री हैं वो भारत के किस कोने से हैं, कौन कौन यात्री हैं, क्योंकि इस तरह की भी शुरुआत में खबरें आई थी कि कुछ VIPs भी उसमें सवार थे भारत के विशेष संदर्भ में। तो कौन लोग वो हैं, क्या अभी तक, क्योंकि अब कुछ वक्त हो रहा है कि इस विषय में कुछ जानकारी सामने अगर आ सकी हो। फिलहाल अजीत से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अभी जो राहत कार्य है वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे चल रहा है। इस बारे में क्या कुछ हो पाया है, ये जानकारी ज़रूर चाहेंगे। जी हाँ, लंदन के मेयर ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तो तमाम एक तरह से वो देश जिनके नागरिक इसमें शामिल हैं और तमाम वो देश जो इस हादसे को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से एक संदेश दिया है, दुख जताया इस पूरे हादसे पे। एक बेहद दर्दनाक, बेहद पीड़ा देने वाला ये हादसा रहा। आज दिन में करीब 1:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है 787 बोइंग ड्रीमलाइनर। ये विमान, इस विमान में करीब 242 यात्री सवार थे, जिसमें 169 भारतीय थे, साथ ही साथ विदेशी यात्री भी इसमें सवार थे। लगातार पूरा एक तरह से फोकस इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। घायलों को सुरक्षित ले जाया जा रहा है, अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है इलाज के लिए। साथ ही साथ एक और खबर जो इसी से जुड़ी हुई है कि ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिस इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहाँ सिविल अस्पताल था और सिविल अस्पताल के बगल में ही मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल था जो इसकी चपेट में आया है। तो अभी कई ऐसी जानकारियां सामने आनी बाकी हैं कि आज छात्र भी घायल हुए हैं, कितने छात्र घायल हुए हैं और कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिनको नुकसान पहुंचा है इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने में। तो इन सब जानकारियों पे अभी विस्तार से जानकारी आनी बाकी है, संख्या पर जानकारी आनी बाकी है, जिसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऋतु, और ये बहुत सारी जानकारी इस विषय में आनी बाकी है। बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक ये हादसा है, क्योंकि जिस तरह से एक आग का गोला
बन गया है विमान। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी सेट्स पर, हमारे जो दर्शक हैं वो देख पा रहे होंगे कि किस तरह से विमान टेक ऑफ करने के बाद एक हाइट तक पहुंचता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे उसके इंजन में कोई जान ना रही हो और वो लगातार नीचे की तरफ सिंक करता हुआ आता है और उसके बाद वो एक आग का गोला बन जाता है। जाहिर तौर पर इसी वजह से जो राहत कार्य चलाया जा रहा है उसमें बर्न इंजरीज के होने की संभावना ज़्यादा है और इसी तरह से जो बर्न वार्ड्स हैं अस्पतालों में उनको अलर्ट किया गया है। वहाँ पर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इस हादसे में अगर कुछ लोग जीवित बच सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी और उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मलबा आपने अपनी टीवी सेट्स पर वो भी देखा होगा कि कितना बड़ा ये मलबा है, क्योंकि ये जो बोइंग 787 विमान है काफ़ी बड़ा विमान होता है। 350 यात्रियों के बैठने की क्षमता लगभग इसमें होती है। 282 यात्री इसमें सवार थे, तो एक बड़ा विमान होता है और इस विश्व की अनेक एयरलाइंस बोइंग का इस्तेमाल करती हैं। ये एक आप इन तस्वीरों के माध्यम से, इस ग्राफिक्स के माध्यम से इसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बोइंग 787 विमान की कीमत करीब $248 मिलियन होती है। तकनीकी और गुणवत्ता में सर्वोत्तम माना जाता है ड्रीमलाइनर। जो तकनीकी और गुणवत्ता को लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे, इसको लेकर वो भी दरअसल इस दौरान अगर कहा जाए तो उनको भी दरकिनार किया गया कि ये सर्वोत्तम माना जाता है तकनीकी और गुणवत्ता को लेकर के। 2013 में बोइंग 787 में लिथियम आयन बैटरी के कारण आग लगी थी। दुनिया के कई देशों ने बोइंग 787 का उड़ान महीनों तक रोके रखा था और उसके बाद बैटरी के डिज़ाइन में सुधार के बाद आग लगने की समस्या हल हुई थी और उसके बाद इस विमान को गो थ्रू मिला था। 2020-21 में बोइंग 787 के उत्पादन में कई खामियां पाई गई थी। ये विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इश्यूज थी इसमें और इसके फ्यूल में गैप और असमान सतह जो है वो उसकी समस्या थी। अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन ने बोइंग पर सख्ती की और इस सख्ती के बाद प्रशासन ने, अमेरिकी उड्डयन प्रशासन ने बोइंग की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। जी हाँ निखिल, यही वजह थी कि 2013 में बोइंग को ग्राउंड भी किया गया था। जी। अमेरिकी प्रशासन ने विमान की गुणवत्ता में सुधार करने को कहा था और इसे लेके गुणवत्ता में कमी से बोइंग 787 विमानों के इंजन में समस्याएं आई थी। कई ऐसी एक तरह से घटनाएं भी हुई जिन्हें लेकर सवाल उठे थे। विमान के रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजन में ब्लेड घिसने की समस्या थी। कई बार हाइड्रोलिक सिस्टम में रिसाव की घटनाएं दर्ज की गई। तो ये कुछ ऐसी तकनीकी खामियां थी जिन पर कई सवाल उठते रहे हैं। इंजन में खराबी के कारण कई उड़ानों में आपातकालीन लैंडिंग हुई है। तो इस तरह से अतीत में कोई ऐसी घटनाएं रही हैं जिसमें कई बार बोइंग 787 के सॉफ्टवेयर और सेंसर में भी त्रुटियां पाई गई हैं। शिकायत के बाद बोइंग 787 विमान की खराबी को देखते हुए उसे कुछ समय के लिए ग्राउंड भी किया गया था। तो जिस तरह से आज ये दुर्घटना हुई है, 787 अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरता, सिर्फ इस विमान ने उड़ान भरा ही था कि मुश्किल से 5 मिनट शायद हुआ होगा, उसके भीतर अभी पूरी तरह वो टेक ऑफ भी नहीं कर पाया था कि उससे पहले ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो कई बड़े ऐसे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मेडे का मैसेज जब पायलट ने दिया उसके बाद इतना समय भी नहीं था कि एटीएस वापस संपर्क कर पाता पायलट से, उससे पहले ही विमान क्रैश हो गया। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या इसमें ये तकनीकी खामी थी या कुछ और त्रुटियां रही हैं जिसकी वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कारणों पे जांच के बाद उस पर ज़्यादा खुलासा होगा, लेकिन सवाल कई हो रहे हैं क्योंकि पिछली कई ऐसी घटनाएं रही हैं जिसमें 787 बोइंग को लेकर कई ऐसे सवाल रहे हैं जो उसकी तकनीकी खामियों की तरफ इशारा करते हैं। निश्चित तौर पर जो बैटरी की समस्या बताई गई, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, जो क्वालिटी इश्यूज बनाए गए और ये भी बताया गया कि जो अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन है FAA, उसने इस विमान को कई महीनों तक दरअसल गुणवत्ता नियंत्रण के और सुधार के नाम पर रोके रखा। लेकिन ये एक मॉडल में जिस तरह से आप यूँ भी समझ सकते हैं कि कमियों के बाद उनको ठीक किया जाता है और ठीक करने के बाद ही वो तमाम प्रोटोकॉल्स जिनका अभी हम बहुत देर से जिक्र कर रहे थे कि उन प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के बाद ही विमान उड़ान भरता है। लेकिन क्या ये इसकी खामियां, क्या सचमुच इस विमान में कुछ ऐसी खामी थी जो समय रहते नहीं पकड़ी जा सकी
और उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या इसकी वजह से या कोई दूसरी कारण थी, कमी थी? ये सारी चीज़ें जिस तरह ऋतु अभी आपने कहा कि जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा। और एटीएस के बीच में और जो पायलट्स हैं उनके बीच में जाहिर तौर पर क्या कुछ संपर्क हुआ, क्या बात हुई? और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसमें ये पता चल सकेगा कि दोनों जो पायलट्स थे, जो मेन पायलट और को पायलट, उनके बीच में क्या आपस में संवाद हो रहा था, क्या बातचीत हो रही थी, और क्या जो तकनीकी कमी या कोई इस तरह का की कमी रही हो जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन ये सच है कि यह हादसा हुआ है, बेहद गंभीर, बेहद दर्दनाक और दुखद घटना है ये। राहत कार्य, राहत सालों में जो विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उसका भी हम एक तरह से ब्यौरा आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जुलाई 2000 में एयरलाइंस का विमान दुर्घटना हुआ था, वहीं नवंबर 1996 में भारत में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। तो ये कुछ हादसे रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में भारत में हुए हैं। जी, चरखी दादरी में हरियाणा में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था जिसमें 2 विमान आपस में हवा में टकरा गए थे और उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। जी, इस हादसे में 349 यात्रियों की मौत हो गई थी। और इसमें अप्रैल 1993 में औरंगाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान वो भी क्रैश कर गई थी। केरल में अगस्त 2020 में विमान हादसा में दोनों पायलट सहित 18 लोगों की मौत हो गई थी। तो 2010 में मैंगलोर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विमान में 158 यात्रियों की मौत हो गई थी। जुलाई 2000 में अलायंस एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसमें 60 यात्रियों की मौत हो गई थी। ये भारत में कुछ अब तक जो विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उसके विषय में हम आपको जानकारी हमारे टीवी स्क्रीन्स पर आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं विमान भवन से। अजीत, क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे हमें? सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह के कदम उठाए गए हैं? क्योंकि राहत कार्य को लेकर के जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जा रहा है। बिल्कुल निखिल, जो कुछ किया जा सकता है वो किया जा रहा है और लगातार जो है प्रधानमंत्री स्तर पर जो है पूरे राहत और बचाव कार्य की जो है मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। पीएमओ लगातार पूरे हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद लगातार अपडेट ले रहे हैं पल पल किस तरीके से वहाँ पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर राहत और बचाव कार्य को लेकर, और जो अदर स्टेट से आने वाली या इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनको भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, क्योंकि इस समय एयरपोर्ट जो है बंद है और आसपास के जो राज्य हैं और आसपास जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको भी जो है कई जगहों पे जो है उनको भी रोका गया है, डाइवर्ट किया गया है, अलग शहरों पे उतारा जा रहा है। तो पूरी तरीके से राहत और बचाव कार्य की पर फोकस किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो दिल्ली से 2 टीमें पहुंच गई थी, 4 टीमें रवाना हुई थी और वो भी लगभग अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। आसपास के जो राज्य हैं, अगर हम बात करें जो गुजरात के, तो वहाँ से भी जो है राहत और बचाव कार्य जो है वहाँ से भी कोऑर्डिनेशन से वहाँ भी किया जा रहा है। और जो आला अधिकारी हैं वो तो मौके पर ही पहुंचे हुए हैं, साथ ही जो है एमओएस सिविल एविएशन है वो भी कुछ देर पहले जो है अभी दिल्ली से निकले हैं डीजीसीए सेक्रेटरी के साथ में, और वो भी अभी जो है थोड़ी देर में जो है अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो है हाई लेवल मीटिंग जो है वो यहाँ पर हुआ है उड़ान भवन में, और यहाँ पर पूरी तरीके से जो ये हादसा हुआ है उसको लेकर तमाम स्तर पर जो है यहाँ पर समीक्षा की गई है, यहाँ पर रिपोर्ट ली गई है और बचाव राहत कार्य को किस तरीके से वहाँ पर चलाया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पर तमाम जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पर लगी हुई हैं, चाहे हम CISF की बात करें, चाहे NDRF की बात करें, लोकल पुलिस की बात करें या सिविल एविएशन के डिपार्टमेंट के लोगों की बात करें, तो वो किस तरीके से वहाँ राहत बचाव कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से यहाँ किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उसका पूरा यहाँ पर मॉनिटरिंग है वो की जा रही थी। साथ ही जो विदेशी नागरिक जो इस विमान में सवार थे और वो किन किन देशों के वो नागरिक हैं उनकी पूरी डिटेल निकाली जा रही है, उनकी एम्बेसी से संपर्क किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनके परिवारों से भी संपर्क किया जाए, क्योंकि एक बड़ा हादसा है ये। और जिस तरीके से इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट थी है और लंदन ये फ्लाइट जा रही थी अहमदाबाद से, तो इसमें बड़ी संख्या में जो है विदेशी नागरिक भी थे, जिसमें कि UK, पुर्तगाल और कनाडा जो है इनके नागरिक होने की खबरें जो है इसमें आ रही है। तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से किया जा रहा है और कोशिश यही है कि राहत और बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चलता रहे, जल्द से जल्द जो है जो
विमान जो क्रैश हुआ है, उसके साथ ही आसपास के जो इलाके हैं जहां पर कि इसका प्रभाव पड़ा है, खासतौर पे हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वहां पर जिस तरीके से लोग हताहत हुए हैं इस विमान के गिरने से, वहां की बिल्डिंग जिस तरह से थोड़ी सी डैमेज हुई है और वहां के जो लोग जो हताहत हुए हैं उनको भी राहत और बचाव कार्य उन तक भी पहुँचाया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि अगर देखिए जितनी जानें बच सके, जितने लोगों को राहत मिल सके, उस पर पूरा फोकस फिलहाल है। हालांकि MOS ने कहा है, सिविल एविएशन ने, कि इसकी पूरी जो है जांच की जाएगी। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि विमान में कितने लोग जो है हताहत हुए हैं और किस तरीके से ये हादसा हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या थे और क्या कारण रहे हैं इसके, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अभी पूरा फोकस जो है राहत और बचाव कार्य पर ही है। और लेकिन इसकी जब जाँच में तमाम तथ्य सामने आएंगे, जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये एक बड़ी बात जो है MOS ने कही है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रूपानी, उनके बोर्डिंग की बात जब की गई तो उन्होंने ये भी कहा है कि अभी उनके बोर्डिंग जो है उनका टिकट सामने आया है, लेकिन वो उनकी बोर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है ये अभी कंफर्म नहीं है और अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन चूँकि पूरी तरीके से अभी हम राहत और बचाव कार्य पर ही फोकस कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज़्यादा लोगों की जानें जो है वो बचाई जा सकें, ज़्यादा लोगों को जो है राहत पहुँचाई जा सके, इस पर पूरा फोकस सरकार का है। देखिए आसपास के स्टेट जो हैं वहाँ से भी कुछ राहत वहाँ पर पहुँचाई गई है। साथ ही जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो तो वहाँ राहत और बचाव कार्य कर ही रही हैं। आसपास के जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी वहाँ पर तुरंत पहुँच गए थे राहत और बचाव कार्य के लिए और पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर रही है। और MOS जो यहाँ पर लगातार यहाँ पर उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग करी, अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए, पूरी तरीके से मॉनिटर किया राहत और बचाव कार्य का। और उसके बाद वो DGCA सेक्रेटरी के साथ में, वो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में वो अहमदाबाद के लिए अभी कुछ देर पहले ही रवाना यहाँ से हो गए हैं। तो बिल्कुल सरकार की कोशिश यही है। ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि राहत और बचाव कार्य जो है वो अच्छे से चले और जो हताहत हैं उनको मदद मिल सके और बाद में इसकी जांच की जाएगी। और जांच के पीछे अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, कुछ भी जो फैक्ट निकल के आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। जी अजीत, बिल्कुल प्राथमिकता इस समय बिल्कुल फोकस राहत और बचाव कार्य पर ही है। लेकिन क्या DGCA ने अहमदाबाद एयरपोर्ट को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं? क्या उसकी सुरक्षा को लेकर, जांच को लेकर कुछ और इस हादसे के बाद? देखिए अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे फ़्लाइट का जो है आना जाना वहाँ पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर अभी फ़्लाइट्स को वहाँ पर जो है वो रोक दी गई हैं। राहत और बचाव कार्य वहाँ पर चल रहा है। अभी कैसे कोई विशेष निर्देश जारी नहीं हुए, लेकिन हाँ जो दूसरे राज्यों से आने वाली फ़्लाइट्स हैं उनमें कुछ फ़्लाइट्स जो है कैंसिल कर दी गई हैं, कुछ फ़्लाइट्स को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आने वाली फ़्लाइट को फ़िलहाल जो है वहाँ पर रोका गया है। वहाँ पर जो फ़्लाइट्स हैं वो वहाँ पर अभी लैंड नहीं हो पाएंगी जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद। देखिए ऋतु, एक बड़ी बात समझिए आप, ये हादसा कितना बड़ा था इसको आप इस तरीके से समझिए कि इसमें पायलट को भी बहुत ज़्यादा कुछ करने का चांस नहीं मिला होगा, क्योंकि जिस तरीके से टेक ऑफ हुआ अहमदाबाद के नज़दीक जहां ये दुर्घटना हुई है वहीं से हमारे साथी मेघना जुड़ गई है। मेघना, क्या अपडेट आपके पास? देखिए फिलहाल अभी जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसे ऑपरेशनल कर दिया गया है। कुछ देर के लिए इसे सभी फ्लाइट ऑपरेशंस को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल है सिलेक्टिव फ्लाइट से। तो लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर, एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है, जहां पर और लोगों को कहा भी गया है कि वो अपनी एयरलाइंस पे संपर्क करें और अपनी यात्रा के बारे में जान सकते हैं कि उनकी फ़्लाइट आज स्थगित हुई है या ऑपरेशनल है या नहीं है। दूसरी बात यह है, देखिए 1:38 के आसपास ये फ्लाइट जो थी उसने टेक ऑफ किया था, जो गैटविक के लिए जो एयर इंडिया की फ्लाइट है, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मैं उसी इलाके में हूँ, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर वो बिल्डिंग है जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। और कुछ ऐसे विजुअल्स भी हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे और जो डॉक्टर्स थे वो वहाँ पर खाना खा रहे थे जिस समय ये दुर्घटना हुई है। तो ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पर भी कैजुअल्टीज होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये भी देखना होगा कि वहाँ पर जो जिस बिल्डिंग पर ये विमान क्रैश हुआ है उसमें किस तरह का कैजुअल्टी हुई है। वहाँ से भी लोगों को हालांकि रेस्क्यू किया गया है। लगातार यहाँ पर न केवल प्रशासन यहाँ पर है बल्कि फोर्सेस को भी यहाँ पर लगाया गया है। NSG, CRPF, CISF, NDRF की 4 टीमें, SDRF की भी टीमें लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं और जो रिलीफ रेस्क्यू के लिए जितना भी काम हो सकता है उसको किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, JCB लगाए गए हैं ताकि
ताकि जो डेब्री है उसको रिमूव किया जा सके, मलबे को रिमूव किया जा सके। क्योंकि देखिए बहुत ही भयावह स्थिति, अगर हम जो इनिशियल जो विजुअल्स आए जब हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे, बहुत ही भयावह दृश्य थे ऋतु। और सबसे अगर हम कहें तो दिल दहला देने वाली बात ये कि कई जो लोगों को ले जाया गया है एम्बुलेंसेस में, काफ़ी हद तक उनकी बॉडीज़ जली हुई थी, काफ़ी हद तक 3rd डिग्री बर्न्स भी अगर कहें तो शायद उसे एक्सप्रेस करना कम होगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर, जितने लोगों ने यहाँ पर देखा है, जो प्रत्यक्ष तरीके से जिन लोगों ने इस दुर्घटना को देखा है, उन्होंने कहा कि जो विमान था वो आग के गोले में तब्दील हो गया था। और उसके बाद लगातार कोशिशें की गई, फायर टेंडर्स, तकरीबन 40 फायर टेंडर्स यहाँ पर लगाए गए, पूरी तरीके से इस इलाके को कॉर्डन किया गया और उसके बाद यहाँ पर पूरी जो आग बुझाने की कार्रवाई है उसको किया गया। और अभी भी कई फायर टेंडर्स लगे हुए हैं, वो इसलिए भी लगे हुए हैं कि कई बार अगर कहीं आग बच जाती है या ऐसी आशंका हो कि और आग लग सकती है, या कुछ समय बाद जब तक वो पूरे एरिया सुनिश्चित ना हो जाए कि वहाँ पर आग बुझ गई है, केमिकल का छिड़काव किया जाता है ताकि बाद में कोई आग ना लगे और एक दूसरी दुर्घटना ना हो जाए। उसके लिए भी एहतियात के तौर पर जो भी प्रोसीजर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट करता है उसको किया जा रहा है। ऋतु, यहाँ पर बता दूं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी सिविल अस्पताल गए थे। मेघानी नगर का ये इलाका है जहाँ से सिविल हॉस्पिटल ज़्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि निर्बाध तरीके से एम्बुलेंसेस, फायर सेफ्टी और जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ अभी रिलीफ के लिए आवश्यक थी, उनको आवाजाही में कोई भी बाधा ना हो, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार टच में थे, पीएमओ इस चीज़ को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह तो अभी कुछ ही देर में अहमदाबाद भी पहुंच जाएंगे। तो जिस तरीके से पूरा अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन का इस मामले में रहा है वो यहाँ पर वॉर फुटिंग पर नज़र आ रहा है। लेकिन जितना बड़ा इम्पैक्ट है ऋतु, अगर मैं एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर अगर मैं कहूँ, जिस किस्म का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने मिला है, बहुत ही रेयर चांसेस है या मिरेकल है कि कुछ लोग इस दुर्घटना में बचे होंगे। क्योंकि जितना बड़ा ये इम्पैक्ट था, जिस तरीके का मलबा हमने देखा है और जिस तरीके की भयावह तस्वीरें देखी हैं, शायद बहुत मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, शब्द नहीं है इस चीज़ को बयां करने के लिए कि कितने बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट है, किस किस्म का यहाँ पर इम्पैक्ट नजर आ रहा था। कई लोग यहाँ पर भागे आए थे अपने परिजनों से मिलने के लिए, फिर उन्हें बताया गया कि सिविल अस्पताल में ले जाया जा रहा है। बिल्कुल मेघना, आपसे और जानकारी लेंगे। निखिल हमारे साथ ही शायद अस्पताल के नजदीक ही हैं। सुमन अस्पताल के नजदीक हैं। सुमन, क्या जानकारी आप दे पाएंगी? मेघना निश्चित तौर पर ये बता रही हैं कि जितना दर्दनाक ये हादसा था, शब्दों से परे है उसको बयां करना, और आग के गोले में तब्दील हो गया विमान। शायद ये मिरेकल हो कि कुछ लोग उसमें बचे हों, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप अस्पताल में मौजूद हैं, क्या जानकारी देंगे, क्या साझा करेंगे हमारे साथ? सुमन, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुमन की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मेघना, सुमन हमसे जुड़ेंगी। सुमन की आवाज़ अभी हम तक नहीं आ रही है, तब तक आपसे हम कम से कम हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि जो आप बता रही हैं कि जहां ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये विमान, वहीं पर एक मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल भी है, तो क्या अभी तक कुछ ये पता चल पाया है कि स्टूडेंट्स सेफ हैं? कितने घायल हैं? घायलों की कुछ संख्या या आसपास की इमारतें कितनी क्षतिग्रस्त हुई हैं इस विमान दुर्घटना में? We are aware of the developments, and as you are aware that कितना अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। मेघना, हम आपके पास वापस आएंगे। अजीत, जब हम बात उस हॉस्टल की दरअसल ये कर रहे हैं कि कुछ वहाँ से भी अपडेट्स अगर मिल पाए हों आप तक, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि जो विमान में जो लोग सवार थे उनके बारे में तो जानकारी मिल ही रही है, लेकिन जो जहाँ विमान ये क्रैश किया उस हॉस्टल से क्या उस बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल
निखिल, देखिए जो विजुअल हमारे पास आए हैं, जो विजुअल हमारे सामने आए हैं, उनको देखते हुए बहुत भयावह वो विजुअल हैं, क्योंकि जिस तरीके से फुटेज सामने आई है तो जो विमान का इम्पैक्ट जो है वो मेडिकल का जो हॉस्टल है उसमें पड़ा है और करीब 1:38 का ये समय था, यानी कि लंच का समय था और वहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उस समय लंच करने गए हुए थे। जो फुटेज आई है तो वो मेस की फुटेज दिखाई दे रही है, जहाँ पर कि टेबल्स पे थालियाँ लगी हुई हैं, प्लेटें लगी हुई हैं और स्टूडेंट शायद उस समय खाना खा रहे होंगे और उसी समय ये हादसा हुआ है। तो मेघनाथ जैसा बता रही हैं कि ये बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और कुछ हताहत जो है वो विमान के बाहर के भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विमान तुरंत आग के गोले में तब्दील हो गया वो पूरी तरीके से फुल फ्यूल था। बड़ी बात देखिए निखिल, ये समझिए जब विमान टेक ऑफ करता है तो पूरी तरीके से फुल फ्यूल होता है। जब वो 8 से 10 घंटे का फ्यूल था विमान के पास में, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ। यानी कि जब एयर पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पायलट के पास में गुंजाइश होती है कि वो फ्यूल को बर्न करता है और उसके बाद वो क्रैश लैंडिंग करने की कोशिश करता है पानी में या किसी सेफ जगह पे, जिससे कि कम से कम कैजुअलिटी हो, कम से कम नुकसान हो विमान को, लोगों को। लेकिन फुल फ्यूल था और 2 मिनट के अंदर ये हादसा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी हज़ारों लीटर में फ्यूल रहा होगा और इतना इन्फ्लेबल फ्यूल रहता है एविएशन का, आप समझ सकते हैं कि बड़ी तेज़ी से आग पकड़ता है। तो इसलिए ये पूरा एक आग के गोले में तब्दील हो गया। इम्पैक्ट जो हॉस्टल में पड़ा है वहाँ पर भी कुछ लोग हताहत हो सकते हैं। सुमन भी जुड़ गई हैं। सुमन इस समय शायद अस्पताल के बाहर हैं। सुमन, क्या अपडेट आपके पास, अगर आपको आवाज़ मेरी मिल रही हो सुमन? जी बिल्कुल, अभी मैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेघानी नगर है, जहाँ पर ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था और वो हादसा हुआ था। जहाँ से क्रैश के बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस से जो लोग घायल हैं उन्हें यहाँ ले जाया गया है। जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, तो ये कॉरिडोर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसी कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ से जो एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता बनाया गया था, जहाँ से एम्बुलेंस को तुरंत ही इमरजेंसी जो सेंटर्स बनाए गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो वार्ड्स बनाए गए हैं, वहाँ पर लाया गया है। लगभग अभी काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर एम्बुलेंस आई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन है उसकी यहाँ पे तादाद उनकी रखी गई है। साथ ही में एक दयनीय स्थिति में आपको बता दूं कि कई परिजन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस चिंता में है कि उन्हें अब एक जानकारी नहीं है अभी कि जिन लोगों के परिजन फ्लाइट में मौजूद थे, जिस तरीके से जो कंडीशन बनी हुई है एक्चुअली उसका क्या स्टेटस है वो जानने के लिए काफ़ी चिंता में यहाँ पर परिजन आए हुए हैं। साथ ही सिविल अस्पताल की बात करें तो इमरजेंसी वार्ड्स यहाँ पर बनाए गए हैं लोगों के लिए। जो घायल लोग हैं, जो घायल लोगों को यहाँ लाया गया है, उन्हें उसके अंदर इलाज के लिए ले जाया गया है। साथ ही एक इनिशिएटिव और यहाँ पर लिया गया है कि ऐसी स्थिति में अक्सर ब्लड की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो सिविल अस्पताल की जो दूसरे सेंटर्स हैं, जैसे कि UN मेहता हॉस्पिटल है, कैंसर विभाग है, किडनी हॉस्पिटल है, इन सभी जगहों के ऊपर ब्लड डोनेशन सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं कि इस स्थिति में ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ लोग आकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। साथ ही में UN मेहता अस्पताल हो, कैंसर विभाग हो, 1200 बेड का विभाग जो है सिविल अस्पताल में है। साथ ही हम लोग ट्रॉमा सेंटर में खड़े हैं, यहाँ पर जो है वो घायल लोगों को अंदर ले जाया गया है। साथ ही हम आपको ये बता दें कि कुछ देर पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी भी जो है वो यहाँ पर अंदर अभी गए हैं और जो घायल लोग हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोग जो है लोगों की भीड़ देख सकते हैं और जो परिजन है जो काफ़ी चिंता में है वो ये जानना चाह रहे हैं कि स्टेटस क्या है, किस तरीके से उनके परिजनों का क्या हाल है, उसके लिए यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। जी सुमन, आपने बताया कि घायलों को सीधे यहाँ लेके आया गया है। क्या इस ग्रीन कॉरिडोर को जिसको बनाया गया अभी भी घायलों को लेके आने की प्रक्रिया जारी है, यानी कि घायल वहाँ से सब पहुँचाए जा चुके हैं या ये अभी भी एम्बुलेंस वहाँ से आ रही हैं? फिलहाल कुछ ही देर पहले की बात की जाए तो अभी जस्ट एक एम्बुलेंस अभी ही थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई है और पिछले 5 मिनट से फिलहाल यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आई है, लेकिन लगातार इस कॉरिडोर को बनाया गया है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर रखा गया है। जैसे ही जानकारी मिलती है कि वहाँ से किसी घायल लोगों को निकाला जा रहा है तो तुरंत यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों की भीड़ या फिर अन्य लोग जो है वो अंदर ना जाए, तो जिस तरीके से जैसे ही जानकारी मिलती है वैसे ही इस कॉरिडोर को और एक्टिव कर दिया जाता है और यहाँ से तुरंत ही एम्बुलेंस की सहायता से फिर लोगों को, घायलों को अंदर ले जाया जा रहा है। सुमन, ये भी जानना चाहेंगे जिस जगह पे ये दुर्घटना हुई है और वहां से लेकर सिविल अस्पताल तक की कितनी दूरी है जिसे ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है?
ऐसे देखा जाए तो आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर की ही डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है जिस जगह पे क्रैश हुआ है, इतनी ही दूरी है। इस वजह से तुरंत ही ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बना दिया गया, एक्टिव कर दिया गया और तुरंत ही जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना यहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है। साथ ही सिविल अस्पताल ने जो परिजन यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है उनके लिए एक इमरजेंसी सेंटर या फिर इमरजेंसी नंबर जो है वो अवेलेबल किए हैं। कुछ इमरजेंसी सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पर वो परिजन जानकारी ले सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं। इस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है। ब्लड डोनेशन सेंटर की जिस तरीके से मैंने बात की तो मेडिसिटी कैंपस के अंदर ही जो अलग अलग विभाग है जिसमें हार्ट का विभाग है, कैंसर विभाग है, किडनी विभाग है, इन सभी विभागों के अंदर ब्लड डोनेशन के सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि इस परिस्थिति के अंदर जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो भयावह परिस्थिति हमने देखी है, ब्लड की सख्त ज़रूरत लोगों को हो सकती है, तो वो भी काम यहाँ पर जारी है। और फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि कोई मिरेकल हो कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो बच पाए, उन्हें यहाँ पर ले जाया जाए और बचाया पाए। ठीक है, अस्पतालों से कुछ खबर आपके पास आ रही है जो जिन घायलों को वहाँ लाया गया है या जो घटना स्थल है जहाँ पर एक क्रैश हुआ है वहाँ से क्या जानकारी आपके पास मिल पा रही है? मलबे को साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, वहाँ से क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से आधा 1 किलोमीटर की ही दूरी है तो इस वजह से इस काफ़ी रास्ते पर इस एरिया में जाम लगने की स्थिति जो है वो बनती है, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से एक्टिव है उन्होंने उस तरीके को उसको क्लियर किया है। साथ ही में जिस जगह पे क्रैश हुआ है वहाँ पर अभी मलबा जो है वो निकाला जा रहा है। फायर की टीम्स जो है वो लगातार पहुँच रही है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि लगभग 4 NDRF की टीम, 2 SDRF की टीम, 40 एम्बुलेंस और 40 फायर ब्रिगेड की जो टीम्स हैं वो वहाँ पर पहुँची हैं और बड़ी संख्या में जो मलबा है उसको क्लियर करने की जो काम है वो किया जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है तो सिविल अस्पताल के अंदर बड़ी संख्या में मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वो मौजूद थे। तो जैसे ही ये घटना हुई तुरंत ही इस घटना के बाद उन स्टूडेंट्स को भी उस लोकेशन पर पहुंचे। साथ ही स्थानिकों की बात की जाए तो जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो सबसे पहले उस इलाके में जो स्थानिक मौजूद थे वो वहाँ पर पहुँचे। वो अपना जिस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते थे, मदद कर सकते थे, वो वहाँ पर करने लगे। साथ ही सारी मेडिकल टीम जो है वो वहाँ पर पहुँची। अहमदाबाद के अलग अलग हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस है वो भी वहाँ पर पहुँची और जिस तरीके से राहत का जो काम है उसको शुरू किया गया और फिलहाल भी अभी भी जारी है। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग बच जाएं और उनका यहाँ सिविल हॉस्पिटल में अगर वो पहुँच रहे हैं उनका इलाज हो जाए। जी सुमन, आपसे फिर जो अपडेट लेंगे। सुमन, इस बीच हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, कैप्टन अखिलेश सक्सेना, रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट। कैप्टन साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, इस पूरी दुर्घटना को अब तक 3.5 घंटे हो चुके हैं, आपने देखा होगा किस तरह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया क्या है? क्या कारण हो सकते हैं इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी कैप्टन साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, ये सवाल आप किससे कर रहे हैं? जी, आपसे कर रही थी। नमस्कार। नमस्कार। जी, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहे थे कि ये जो दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ है, जिस स्थिति में हुआ है उससे आपकी पहली प्रतिक्रिया या आपको क्या कारण दिखते हैं? देखिए, केवल ये कह सकते हैं इस समय पर कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विमान क्रैश हमेशा काफी पैसेंजर्स को क्षति पहुंचाता है, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि अब कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, कितने लोगों को किया जा सकता है। लेकिन ये कोई कहना ये दुर्घटना किस कारण से हुई, ये प्रीमेच्योर होगा अगर हम कुछ भी कारण उसका बताएं। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करते हैं, लास्ट मिनट में क्या कन्वर्सेशन होती है कॉकपिट के अंदर में बिटवीन द पायलट एंड को पायलट, या वो ATC के साथ में क्या होता है, उसकी जानकारी होना आवश्यक होता है। नहीं तो क्योंकि अगर हम कुछ भी कहें इस समय कि इसके कारण हुआ, वो मेयर गेस वर्क होगा। और एज एन एविएशन पर्सन जो कि इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड रहा है, मैं इस बात में नहीं यकीन करता हूं कि हमको इस समय कोई स्पेक्युलेट करना चाहिए। पूरी सहायता जो लोग हमारे NDRF के लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, हॉस्पिटल जो कि ट्रीट कर रहे हैं, इन सबको पूरी सपोर्ट देना चाहिए। इससे देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन
जब अथॉरिटेटिव एजेंसी बोइंग कंपनी, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज था, DGCA है, एयर इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, they will come to a conclusion and then come out in public and say this was the reason why this aircraft crashed. जी कैप्टन अखिलेश, 787 बोइंग ड्रीमलाइनर के बारे में अगर हम आपसे पूछे कि इसे तो बेहद सुरक्षित माना जाता है, हालांकि कुछ तकनीकी खराबियों को लेकर एक समय ऐसा रहा कि जब कुछ ग्राउंड भी किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर उन तकनीकी खामियों को दूर करते हुए इसे हरी झंडी मिली और 2025 की अगर हम बात करें तो 1000 के करीब बोइंग विमान पूरी दुनिया में बोइंग कंपनी ने सप्लाई किए हैं। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे इसकी गुणवत्ता पर? सच है जी, ये बात सच है कि 2011 के अंदर में इस प्लेन को ग्राउंड किया गया था बोइंग की एडवाइजरी के ऊपर, लेकिन उसके पश्चात ये विमान काफी सुरक्षित ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देखिए हवाई जहाज जो है जैसे ड्रीमलाइनर है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। एयर इंडिया का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया की तमाम एयरलाइन के बराबर है, बट ये वन ऑफ इंसिडेंट है। ये क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन हम ये कहें कि हवाई जहाज में कोई गलती हुई या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो या कुछ पायलट की कोई एरर हो गई, ये सब चीज ना इस समय हमको स्पेकुलेट नहीं करनी चाहिए। ये बात सब जानते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, हम ये भी मानते हैं कि एक्सीडेंट का कोई कारण होगा, लेकिन वो क्या कारण है इसको हमारे को जांच होने देना चाहिए और उसके बाद कोई कंक्लूजन पे आना चाहिए जी। लेकिन मैं नहीं ये मानूंगा कि ड्रीमलाइनर का कोई सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़ा हुआ है तो हम हवाई जहाज को दोषी मान सकते हैं या मेंटेनेंस को मान सकते हैं। आई वुड लाइक टू वेट जी। कैप्टन अखिलेश, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 242 यात्री सवार थे, अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है संख्या को लेकर, घायलों की संख्या को लेकर, लेकिन आप किस तरह का अनुमान लगाते हैं? आशंकाएं बहुत हैं, जिस तरह से हादसा हुआ, मलबा जो लगातार तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो डराने ही वाला है। मतलब ऐसे में आप क्या कहेंगे अपने अनुभवों से? जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? कैप्टन अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कारणों पे चर्चा करना या कारणों की तरफ जाना वो अभी जल्दबाजी होगी। उनका कहना है कि ये जांच का विषय है और इस पे विस्तार से एक जांच होगी, जिसको लेकर हमारे साथ जितेंद्र भार्गव हैं, एविएशन एक्सपर्ट है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया है। भार्गव साहब, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे दुर्घटना को देखते हुए आप किस तरह की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि मलबा तो बहुत डरावने वाला है। जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये विमान, उम्मीदें बहुत कम पैदा करता है। नहीं, ये बात तो सच है, क्योंकि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया और कुछ एल्टीट्यूड 675-700 फीट के ऊपर जाकर, और जैसे हमने वीडियो देखे हैं कि राइट साइड के इंजन के उधर में आग लगी हुई है और प्लेन ने एक काफी गति के अंदर लैंड किया है, क्रैश लैंडिंग जिसको बोलते हैं वो किया है, तो स्वाभाविक है कि जो प्लेन में है, क्योंकि आग लगी होती है और ये प्लेन टेक ऑफ करते वक्त फ्यूल इनमें बहुत होता है और कुछ समय तो मिला नहीं है फ्यूल को डंप करने के लिए, तो स्वाभाविक है जब आग लगी है तो फ्यूल में आग लगी होगी, तो ये जो समय मिलता है पैसेंजर्स को बचाने का या उनको वहां से निकलने का, इवैक्यूएशन करने का, बहुत कम हुआ है। ये बिल्कुल दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद ये की जा सकती है कि कुछ लोग सरवाइव कर जाए तो बहुत अच्छा होगा, और अभी तो जैसे कि रेस्क्यू काम चल रहा है, इट इज अ गुड थिंग। लेकिन मैं बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि ये विमान एक अच्छी क्वालिटी का है, ड्रीमलाइनर हवाई जहाज है, एयर इंडिया का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये जो पायलट थे, पायलट के पास 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, तो कोई ये भी नहीं कह सकते कि कोई नॉविस पायलट कॉकपिट में बैठे हुए थे तो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसीलिए जब ये ब्लैक बॉक्स को डिकोडिंग करेंगे और पूरा का पूरा मामला बाहर आएगा तब पता लगे कि क्या हुआ। क्योंकि जानने की खास ये बात है कि मेरे कॉल अगर आप करते 1:39 के ऊपर मर और आपको रिवर्स जो रिस्पॉन्स टाइम आता है तो भी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत जल्दी हुआ है। ये टेक ऑफ के विदिन 2-3 मिनट्स के अंदर में ये हो जाना एक बहुत, मतलब अगर आप दृश्य खाली देखते हैं, विजुअल देखते हैं,
तभी आपको लगता है ये कितना खतरनाक घातक चीज थी। और अगर जो पैसेंजर्स अंदर प्लेन में होंगे तो स्वाभाविक है कि उनको तो फीलिंग बहुत ही बुरी होगी उस समय में। बट लेट्स होप जितना भी अच्छा हो सकता है इन हालात के अंदर में वो हो। जी भार्गव साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेडे, हमें भी जानकारी है कि मेडे कॉल किया गया, लेकिन एटीएस की तरफ से फिर अगर संपर्क नहीं साधा जा पाया पायलट से, आपने अपने अनुभव में तमाम ऐसे एक्सीडेंट्स सुने होंगे, देखे होंगे, ये एक्सीडेंट क्या अन्य विमान दुर्घटनाओं से किस तरह से आपको अलग दिखता है? क्योंकि मेडे कॉल करने के बाद क्या ये रहती है गुंजाइशें कि वापस संपर्क ना हो पाए? देखिए, पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है हर हालात के लिए, क्योंकि हम सिमुलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को हर 6 महीने के बाद के अंदर में। तो उन्होंने जब कुछ देखा कि प्लेन के अंदर में कोई सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है या आग लगी हुई है, तो उन्होंने एक इमरजेंसी कॉल के लिए कि उनको वापस लैंड करने की परमिशन दी जाए, हर सुविधा प्रदान की जाए कि जल्दी से आए। लेकिन इस विमान के लिए, जैसे कि हमने वीडियो में देखा है, कुछ समय नहीं मिला, बहुत जल्दी हुआ, प्लेन ने टेक ऑफ किया, कुछ ऊंचाई के ऊपर गए, आग देखी गई और फिर उनको लैंड करना पड़ा। मतलब लैंड करने की गुंजाइश नहीं थी, तो रनवे के बाहर जाके 2-3 किलोमीटर के बाद रेजिडेंशियल एरिया के वहां पे क्रैश लैंडिंग हुआ। ये सब देखते हैं ना, कुछ है नहीं। लेकिन एक ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होती है एविएशन में, कि आप स्टडी करेंगे इसको कि ऐसे क्यों हुआ। अब पायलट की डेफिशिएंसी हम नहीं बोल सकते, विमान ड्रीमलाइनर इज गुड एयरक्राफ्ट, मेंटेनेंस जो होगी जरूरी बात है कि उसमें कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन कुछ तो हुआ है। वो कुछ को ढूंढने के लिए डीजीसीए, एयर इंडिया का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो देखेगा, इन बोइंग के लोग देखेंगे, ये सब मिलकर काम करेंगे कि देखिए क्या हुआ इस प्लेन के लिए। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री की खासियत यह है कि फैक्ट्स को छुपाया नहीं जाता। बिल्कुल, जो सच्चाई है वो बाहर आएगी। भार्गव जी, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा आप कह रहे हैं कि सच्चाई को छुपाया नहीं जाता, तथ्यों को सामने लाया जाता है। और जाहिर है कि ब्लैक बॉक्स इसी वजह से इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में तमाम जानकारी उस वक्त की उपलब्ध होती है कि क्या हुआ था उस वक्त, क्या बातचीत हुई थी, क्या कम्युनिकेशन हुआ था, और वो सारे तथ्यों के आधार पर उस वक्त क्या हालात थे, इस बातों का पता लगाया जाता है। आप बात सही कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा कि तथ्य क्या है, ताकि हम इसको लेकर हम अंदाजे अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि आप एयर इंडिया से जुड़े भी रहे हैं, और जब किसी एयरलाइंस की बात होती है तो विश्वसनीयता सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो एयर इंडिया अभी तक कमाता रहा है। जब भी ऐसी कोई फ्लाइट होती है, खासकर ड्रीम लाइनर जैसे प्लेन की बात की जाए, जो लगभग 1.25 लाख लीटर तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। यहां लंदन तक के लिए कितना फ्यूल था ये हमें नहीं पता, लेकिन इसमें क्षमता इतनी ज्यादा होती है। फ्लाइट के चलने से पहले ऐसे कौन से चेक्स जरूरी होते हैं जिन्हें किया जाता है? क्योंकि इस फ्लाइट को लेकर एक ही बड़ा सवाल है, क्योंकि लैंडिंग के वक्त पे बहुत एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं भार्गव जी, टेक ऑफ के वक्त पे बहुत कम एक्सीडेंट्स जो देखे गए हैं। ऐसे में टेक ऑफ के वक्त में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिनका रोल अहम होता है कि थ्रस्ट नहीं मिल पाई, प्लेन को स्पीड नहीं पकड़ पाया, उड़ नहीं पाया इत्यादि, जिनको लेकर प्री चेक्स जरूरी होते हैं? देखिए, अक्सर जब एक्सीडेंट्स होते हैं वो टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त, लेकिन आज जब हुआ, जबकि वेदर वाज वेरी क्लियर, कोई स्टॉर्म नहीं चल रहा था, हिल स्टॉर्म नहीं हो रही थी, कुछ नहीं था, तो इसीलिए ये जो नॉर्मली एक्सीडेंट जब होते हैं वो इन हालातों में होते हैं। लेकिन इसका तो पूरी जानकारी पड़ी, क्योंकि तो ब्राइट सनी डे इन अहमदाबाद, कोई वेदर का खराबी की नहीं थी, कोई बारिश नहीं हो रही थी, विजिबिलिटी वाज वेरी क्लियर अबाउट क्लियर थिंग, पायलट्स को ट्रेन था जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस समय प्रीमेच्योर होगा अगर कोई भी स्पेकुलेट करे कि ये कारण पॉसिबली हो सकता है। नहीं, मैं स्पेकुलेशंस की बात नहीं कर रही भार्गव जी, बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है उससे पहले कौन से बहुत इंपॉर्टेंट चेक्स होते हैं जिनको ध्यान में दिया जाता है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। एक तो क्या होता है, जब विमान टेक ऑफ करता है उसके पहले सारे सर्टिफिकेशन इंजीनियर वाले जो होते हैं वो देख लिए होते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बोला जाता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो, सब कुछ इन ऑर्डर होता है कि टेक ऑफ के वक्त के अंदर बांध। और फिर जब पायलट पहले रोल करता है, टैक्सी करता है, उसके बाद में टेक ऑफ, रनवे पे पहुंचने के बाद में टेक ऑफ किया, तो सारी चीजें जो कॉकपिट में होती हैं, और ये आजकल के जो मॉडर्न विमान है इसके अंदर सारे टेक्निकल इश्यूज आपके कॉकपिट में आ जाते हैं।
तो पायलट देखता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है और फिर वो ATC से परमिशन लेता है टेक ऑफ करने की। ये सारी प्रतिक्रिया हुई है, और लेकिन जब टेक ऑफ करने के पश्चात क्या हुआ है वो देखना पड़ेगा क्या हुआ। क्या अगर इंजीनियर के पास में कुछ ब्लिंक कर रही थी लाइट अंदर में, वो चीज देखी गई कि नहीं देखी गई, उन्होंने ATC को बताया, या वो जब कॉल कर रहे थे कॉकपिट से को पायलट के साथ में बात की जिसमें बताया, हर चीज रिकॉर्ड हो जाती और वो रिकॉर्डिंग के ऊपर बेस किया जाएगा कि क्या हुआ आखिरी क्षणों के अंदर में। अगर पायलट ने कुछ इमरजेंसी चीज डिक्लेयर की, अनाउंसमेंट की कि नहीं की पायलट की पैसेंजर्स के लिए, वो सब देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। लेकिन पायलट्स को हर हालात के लिए ट्रेनिंग दी जाती है एयरलाइन द्वारा, और DGCA इसका रेगुलर चेक करता है कि पायलट हर प्रकार से सक्षम है कि नहीं है। जी चलिए, इस वक्त हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ उड़ान भवन से जुड़ गए हैं। अजीत, वहां पर इस वक्त क्या हलचल है? क्योंकि जाहिर है कि जब इतने बड़े स्तर का हादसा होता है तो सारी प्रशासनिक व्यवस्था सक्रिय हो जाती है, और इस घटना की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सारी जानकारी ले रहे हैं। गृह मंत्री इस वक्त अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां भी क्या हलचल है? क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी घटना है ये। बिल्कुल, देखिए ममता, बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है अपने आप में दिखाता है कि मतलब इस हादसे के बड़े इम्पैक्ट जो है वो सामने आ सकते हैं, और जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो बहुत ही भयावह हैं, और जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हताहतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हम बात करें अगर तो उड़ान भवन में लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है, आला अधिकारी जो है अंदर हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसको वहाँ पर देख रहे हैं। एविएशन इस समय की स्थिति क्या है पूरे देश में, उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही कोई अगर और इमरजेंसी आती है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, इसके लिए तमाम तरह के यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। DGCA सेक्रेटरी जो है वो और MOS जो है मुरलीधर माहौल जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं, अब अहमदाबाद पहुँचने ही वाले होंगे। उसके अलावा जो और अन्य अधिकारी जो हैं वो, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो एविएशन सेफ्टी जो ऑफिसर है वो यहाँ पर हैं, साथ ही जो है सिविल जो एविएशन के अधिकारी वो यहाँ पर हैं, और लगातार एक बड़ी बैठक जो है वो MOS के साथ यहाँ पर हुई थी। अंदर आला अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए, और यहाँ पर तमाम जो स्थिति का जायजा लेने के बाद वो यहाँ पर DGCA सेक्रेटरी के साथ में वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। उसके अलावा अन्य अधिकारी जो है उनका यहाँ पर आना जाना लगातार जारी है, और अंदर जो है पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही आसपास के जो एयरपोर्ट्स हैं, अहमदाबाद के आसपास जो एयरपोर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि वहाँ से क्या सहायता और वहाँ पर पहुँची है, क्या सहायता और हो सकती है, और किस तरीके जो अन्य फ्लाइट्स हैं अगर उनको, क्योंकि कुछ देर पहले तक जो है कई फ्लाइट जो है वो उनको या तो कैंसिल किया गया था या तो डाइवर्ट किया गया था जो कि अहमदाबाद जाने वाली थी, उनको अन्य एयरपोर्ट पर कैसे उतारा जाए, वहाँ पर उनको किस तरीके से सहूलियत दी जाए, उसकी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही कोशिश की जा रही है कि अन्य यात्री जो हैं उनको कम से कम असुविधा हो, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है और अहमदाबाद में ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पूरे देश की एविएशन इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है। देश के अभी वर्तमान जो एविएशन जो सिस्टम है उसमें पड़ने वाला है, तो यात्री कम से कम उनको असुविधा हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो एक टीम लगी हुई है पूरी एविएशन पूरी जो स्थिति है उसको संभालने में, रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने में। दूसरा यहाँ पर जो हताहत हुए हैं उनको राहत पहुँचाने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए लगातार तो नजर बनाए रखिए। यहाँ पर जो बैठकें हो रही हैं उनसे भी क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है उस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जाहिर है कि इस घटना होने के बाद तमाम SOPs क्या हैं, क्या फॉलो हो रहे हैं इत्यादि, इन सब पर भी नजर रहेगी। हमारे साथ मेघना सीधे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, आपने कुछ समय पहले हमें ये बताया था कि किस तरीके से हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है, लोगों तक राहत भी पहुंचाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक बॉक्स को लेकर भी जांच की जा रही है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी आ रही है, खासकर वहां से जिस हॉस्टल में ये प्लेन क्षतिग्रस्त होकर गिरा था? देखिए ममता, जिस हॉस्टल में BJ मेडिकल कॉलेज का ये UG हॉस्टल है, MBBS के छात्र यहाँ पर रहते हैं, और जिस समय ये दुर्घटना हुई थी वो लंच का समय था, तो काफ़ी लोग हॉस्टल के मेस में थे, और जहाँ तक अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि की आशंका है कि यहाँ पे से कई लोगों को ले जाया गया है और फैटिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ऐसे किसी भी आशंका से मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ही सीवियर था। और इस इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जिस तरीके का जो मलबा हमने देखा है आज यहाँ पर, और जिस तरीके के बर्न्स देखे हैं जो लोग एम्बुलेंस में जा रहे थे, उससे पता चलता है कि कोई मिरेकल ही है जो जिससे लोग बच सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। आग के गोले में तब्दील हो चुका था एयरक्राफ्ट पूरा, और
मलबे को देखकर ये साफ तौर पर पता लगाया जा सकता है कितना भीषण इम्पैक्ट था। दूसरी बात अगर बताएं, DGCA की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि जो पायलट और को पायलट थे अनुभवी थे। अगर देखें तो 8,200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था कैप्टन सबरवाल को जो पायलट थे, और जो को पायलट थी क्लाइव, उनका भी 1100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तो और 13:39 पे ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है रनवे नंबर अहमदाबाद एयरपोर्ट के, और पेरीमीटर के बाहर ही आते ही कुछ ही दूर में वो क्रैश हो गया। मतलब अगर कहें तो 2 मिनट के आसपास भी हवा में ये क्लाइंब नहीं कर पाया एयरक्राफ्ट, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा अगर कहें तो ऐसा भी जानकारी सामने आ रही है कि मेडे का कॉल दिया गया था ATC को, लेकिन उसके बाद जैसे ही ATC ने तुरंत रिस्पॉन्स किया, उसके बाद एयरक्राफ्ट की तरफ से कोई जवाब आया नहीं, चूंकि जो इंसिडेंट है वो इतनी जल्दी हो गया। तो ये बात सामने आ रही है। इस मामले में अगर देखें तो एयरक्राफ्ट में तो जो परिस्थिति है वो हमने देखा है, हमारे विजुअल्स में भी देखा है, लेकिन जिस हॉस्टल पर ये गिरा है वहां पर भी फैटेलिटीज की आशंका है। दूसरी बात ये भी है कि ऐसा बताया जा रहा है डबल इंजन फेलियर हो सकता है, बर्ड्स टाइप को सस्पेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी जो और आगे जानकारी आएगी तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि क्या परिस्थिति यहाँ पर है फैटेलिटीज की। चूंकि अब जो हमें यहाँ पर 2 घंटे पहले जब हम आए थे तो हमने देखा था काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे एम्बुलेंसेस थी, और अब ऐसा देख सकते हैं कि मोस्टली सभी लोगों को निकालकर सिविल अस्पताल, UN मेहता अस्पताल और कई आसपास के जो अस्पताल है वहां पर ले जाया गया है। सिविल अस्पताल की बहुत बड़ी कैपेसिटी है अहमदाबाद में, और अगर कहें तो UN मेहता अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, और बर्न्स डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा यहाँ पर अलर्ट किया गया है। वेस्टर्न रेलवेज ने भी कई अपने यूनिट्स, मेडिकल यूनिट्स को डिप्लॉय किया है यहाँ पर राहत बचाव कार्य में। और देखिए ममता, जो आप पूछ रही थी कि वॉर फुटिंग पर यह काम चल रहा है रिलीफ का, मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन का शायद ही कोई उच्च अधिकारी होगा, या अगर हम देखें CRPF, CISF, BSF, NSG, कोई भी ऐसे वायुसेना के अधिकारी, नेवल अधिकारी भी यहाँ पर हमें मौके पर नजर आए हैं। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक डिपार्टमेंट का पूरा अप्रोच रहा है वॉर फुटिंग पे। इसको यहाँ पर से इवैक्यूएशन जितना जल्दी हो सके, कोऑर्डिनेट कैसे किया जा सके, ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया, फायर टेंडर्स 40 के लगभग फायर टेंडर्स को स्पॉट पर डाला गया है। यानी इतने बड़े स्तर पर इस तरीके से काम किया जा रहा है कि अगर किसी को भी बचाया जा सके तो उसको तुरंत सहायता और मदद दी जा सके। ये बात हम समझ सकते हैं कि इस वक्त सारा फोकस राहत और बचाव कार्य के ऊपर ही है मेघना, लेकिन क्या कब तक इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि जिन लोगों को निकाला गया है, जिन लोगों को अस्पताल तक ले जाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं यात्रियों की सूची तो सामने आ चुकी है, लेकिन इनमें से कितने लोग वो हैं जो इस विमान दुर्घटना के हैं और कितने लोग हैं जो इस हॉस्टल से हैं? क्योंकि जाहिर है कि जब हम फैटेलिटीज की बात करते हैं अब इन दोनों पक्षों पर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, और दोनों पक्षों पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि ना केवल जो विमान में जो यात्री थे बल्कि जो क्रू मेंबर थे, बल्कि जो हॉस्टल में लोग थे उनको भी चोटें आई हैं, सीरियस इंजरीज हुई हैं, फैटेलिटीज की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि कई जगहों पर अभी देखिए इलाज चल रहा है, पूरे तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है कि, और उसमें अब कुछ ही समय बाद अब ये देखना होगा कि किस तरह की फैटेलिटीज के नंबर सामने आते हैं। क्या यहाँ पर से भी MBBS के जो छात्र थे उनमें भी जो फैटेलिटीज हैं वो किस तरीके से हुई हैं, और जो एयरक्राफ्ट में है क्या कोई सर्वाइव कर पाया है, या अगर सर्वाइव कर पाए तो कितने लोग सर्वाइव कर पाए हैं। और देखिए अगर हम कहें तो इंडियन नेशनैलिटी के भी लोग थे, ब्रिटिश नेशनैलिटी के भी 50 से भी अधिक लोग थे, 169 लोग थे जो इंडियन नेशनैलिटी के थे इस एयरक्राफ्ट में, पोर्चुगीज और कैनेडियंस भी थे। तो हम देख सकते हैं कि अब ये जो प्रक्रिया है इसको जो UK के प्रधानमंत्री हैं वो भी इस पे लगातार नजर बनाए हुए हैं इस परिस्थिति पे, क्योंकि लंदन बाउंड एयरक्राफ्ट था ये, लंदन गैटविक जा रहा था ये एयरक्राफ्ट। तो और यहाँ पर लोग ये भी कह रहे थे कि चूंकि इस एयरक्राफ्ट में फ्यूल इतना ज़्यादा था, ये इतने लॉन्ग जर्नी की फ्लाइट थी, इतना ज़्यादा फ्यूल था कि काफ़ी देर लग गई, इतने फायर टेंडर्स यहाँ पर थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत मुशक्क़त हुई है इस आग को बुझाने में। और क्योंकि आग बुझाने में बहुत समय लग गया है तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी आग बुझाने के साथ साथ साइमल्टेनियसली करना बहुत ही मुश्किल था। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क को किया है यहाँ पर वॉर फुटिंग पर, अगर हम देखें तो युद्ध स्तर पर यह काम चला है रेस्क्यू का। लेकिन अगर कहूँ तो ये
जो घटना है, अगर जिस स्थल पर मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ से सिर्फ 50 से 80 मीटर की दूरी पर वो बिल्डिंग है जहाँ पर ये क्रैश हुआ है। और जब हम यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के आसपास आए थे तो जिस किस्म के विजुअल्स हमने देखे हैं वो शायद ही उसको शब्दों में बयां किया जा सकेगा ममता, चूंकि जिस तरीके से लोगों को एम्बुलेंसेज में बचाने की कोशिश कर रहे थे, आनन फानन में जो बच्चे यहाँ पर MBBS स्टूडेंट्स थे वो भी इस काम में लग गए थे कि किस तरीके से किसी को बचाया जा सके। तो ये एक तरीके, और अभी भी देखिए ब्लड बैंक्स की तरफ से कॉल आया है, काफ़ी लोग अहमदाबाद के लोग ब्लड बैंक में अपना खून देने के लिए यहाँ पर कोई भी आवश्यकता है उसके लिए गए हुए हैं। कई जगहों पर देखा जा रहा है तो लोग पानी का वितरण कर रहे हैं यहाँ पर, जो रेस्क्यू रिलीफ के ऑपरेशन चला रहे हैं उनको। तो बेशक पूरी जनता यहाँ पर खड़ी है, लेकिन जिन लोगों के रिलेटिव्स और जिन लोगों के करीबी इस दुर्घटना में गए हैं उनके लिए बहुत ही भयावह स्थिति है। वो हॉस्पिटल में, चूंकि हेल्पलाइन नंबर हॉस्पिटल ने भी जारी किए हैं, एयरपोर्ट ने भी, एयरलाइंस ने भी जारी किए हैं, हर तरफ से उनको जानकारी मिलने के रास्ते खोले गए हैं कि उनको जल्द से जल्द जानकारी और सही जानकारी मिल पाए। लेकिन जिनके लिए ये घटना, जिनके साथ ये घटना हुई है उनके लिए ये बहुत ही दुखद है और इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कभी। और जो हमने आज ग्राउंड पर देखा है वो शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है। जितने हृदय विदारक विजुअल्स हमने आज देखे हैं ममता, वो बहुत ही वाकई बहुत ही गंभीर और बहुत ऐसे दृश्य हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिस गंभीरता है जो इस पूरी घटना की, दुर्घटना की, वो वाकई दिल दहला देने वाली है, क्योंकि ना केवल एक फ्लाइट क्रैश हुई है बल्कि साथ ही एक हॉस्टल में जाकर गिरी है। और जब भी किसी बिल्डिंग पर जाकर प्लेन गिरता है तो वहाँ पर से भी लोगों की हताहत होने की खबरें आती हैं। तो अगर हम देखें तो भारत के लिए एक तरीके से एक ही दुर्घटना हुई है, लेकिन उसके दो अलग अलग बहुत ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं जिस पर ध्यान अब दिया जा रहा है। लेकिन राहत और बचाव कार्य जिस रफ्तार से हो रहा है उस पर भी गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेघना, एक बात ये भी कही जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अनुभव डालने शुरू कर देते हैं, तमाम घटनाओं को भी चिन्हित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिनको पुष्टि, जिनकी होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब पुष्ट खबरें ही सही, लेकिन ऐसी खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि ये जो ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन तक जा रहा था, उससे पहले ही दिल्ली से अहमदाबाद भी आया था और उस समय भी कई यात्रियों ने उसकी शिकायत भी की कि इसका AC नहीं चल रहा, इसमें ये समस्याएं भी आ रही हैं इत्यादि। तो ये ऐसे भी अगर कोई हालात उत्पन्न होते हैं तो उस पर भी शायद गौर किया जाना ज़रूरी है। क्या ऐसी खबरों की भी गंभीरता या इन खबरों को भी जांच में कंसीडर किया जाता है प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए कभी भी हमने भी सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देखे हैं जहां पर जो ये अभी जो ड्रीम लाइनर जो गैटविक जाने वाला था उसमें जो यात्री दिल्ली से अहमदाबाद आए थे उन्होंने कुछ वीडियो बनाए थे कि इसके बटन काम नहीं कर रहे हैं, AC काम नहीं कर रहा है, ये फ्लाइट में ये सही फ्लाइट नहीं है। एक तरीके से उसके कंप्लेन करने के लिए कुछ लोगों ने वीडियो बनाए थे कि भाई हम इस बारे में कंप्लेन करेंगे और हम एयरलाइंस को और DG और एयरपोर्ट अथॉरिटी को या DGCA को इस बारे में कंप्लेन करेंगे। और जब ये परिस्थिति खड़ी हुई है लोगों ने इस बारे में वीडियोस डाले हैं और अब देखिए इसकी पुष्टि करना और इसके बारे में इसका ये कितना सही है, सटीक है, उसके बारे में तो बेशक DGCA उस चीज़ को कंसिडर करेगा ही, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस पे लगातार जब भी कोई इस तरह की कंप्लेन होती है तो उसको बिल्कुल अगर हम देखें तो कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट माना जाता है और उसको बहुत बारीकी से उसको संज्ञान लिया जाता है। तो अब एक और चीज़ है यहाँ पर, देखिए कई बार ऐसा होता है कि अफवाहें भी होती हैं, लेकिन उसमें किस तरीके से किसकी पुष्टि की जाती है, किस तरीके से इसकी पुष्टि की जाती है, क्या ऐसे पैसेंजर्स ने कंप्लेन की थी जिसको इग्नोर किया गया एयरलाइंस के द्वारा, इन सभी चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है। तो जब ये पूरी जांच बैठेगी, चूंकि देखिए ये जो हादसा है कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है और अगर बड़े हादसे की भी बात करें तो ये एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हादसा है। जी मेघना, यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि अहमदाबाद में जो ये बड़ी दुर्घटना हुई है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए थे और वे स्वयं अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं।
और अहमदाबाद में जो ये दुर्घटना हुई है जिसमें 242 यात्री सवार थे, इसके बाद इस पूरी दुर्घटना पे किस तरीके से हालात को समझा जाए, कारणों को समझा जाए, इसको लेकर जांच भी त्वरित गति से आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कोई भी हताहत हुए हैं तो उनको पूरी मदद दी जाए। दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और जब से ये खबर आई है तब से ही केंद्र सरकार इस पूरी घटना के हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं इस पूरी घटना से जुड़े तमाम एजेंसियों के साथ भी संपर्क में हैं और गुजरात की सरकार के साथ भी संपर्क में हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी स्वयं अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और उससे पहले ही हम जानते हैं कि किस तरीके से तमाम राहत देने वाले जितने भी दल हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बात करें, वो पहले से ही यहाँ उपस्थित हैं और जितनी भी संभव कोशिश हो सके पूरा प्रशासन मुस्तैदी से इस प्रयास में लगा हुआ है कि जो अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर जिसको बचाया जा सके उसको मदद जरूर दी जा सके। मेघना, हम जानते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री भी लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अब गृह मंत्री स्वयं अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह अभी कुछ ही समय में अहमदाबाद पहुंच और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बेशक लोगों से तो मिलेंगे ही लेकिन यहाँ पर भी जायजा लेंगे जो दुर्घटना का स्थल है वहाँ का भी। और अगर देखें तो जैसे ही ये दुर्घटना हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पीएमओ इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा है, बहुत क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। और इसके साथ ही अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी जो जितने उच्च अधिकारी हैं गुजरात सरकार के सभी इस जगह पर मौजूद थे। अगर हम देखें तो 15 से 20 मिनट के अंतर यहाँ पर सभी प्रशासन के उच्च अधिकारी मौजूद थे। अगर हम देखें गुजरात पुलिस, क्राइम ब्रांच, हर एक अगर हम देखें तो हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तो इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि न केवल ये पीएमओ इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है बल्कि पीएमओ इंश्योर कर रहा है कि आगे फर्दर क्या एक्शन लिया जाए, किस तरीके से इसको बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट किया जाए, इसके लिए भी पीएमओ की तरफ से बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। अगर गुजरात के गृह मंत्री हरसंघवी की बात करें तो उन्होंने भी घायलों से मिले हैं, बातचीत की है। अगर और उसके साथ ही देखें तो गुजरात के जितने भी कई कैबिनेट मंत्री भी हमें यहाँ पर नजर आए जो यहाँ पर जायजा लेने आए थे कि क्या परिस्थिति चल रही है, किस तरीके से राहत बचाव कार्य में कैसे असिस्ट किया जा सकता है। तो देखिए ये एक पूरा अप्रोच रहा है। अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन का होल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच रहा है जिसके कारण ये काफ़ी हद तक यहाँ पर जो परिस्थिति है, अभी 2 घंटे हुए हैं लेकिन काफ़ी हद तक अगर देखें तो परिस्थिति मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। शायद ही अब कुछ लोग अगर बचे होंगे, नहीं तो अभी जिस तरीके से एम्बुलेंसेज का आना जाना बंद हो चुका है इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितने भी यहाँ पर अगर कैजुअलिटीज़, फैटेलिटीज़ और इंजरीज हुई हैं उन लोगों को अस्पताल तक पहुँचाया जा चुका है। जी, वैसे देखा जाए तो मेघना, जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो ज़रूर इस बात पर नज़र जाती है कि पहले इस तरीके की कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं या किस तरीके से प्लेन क्रैश इवेंट्स हुए हैं। उसको देखकर लगता है कि ये जो दुर्घटना आज हुई है अहमदाबाद में, ये ऐसी दुर्घटना पहले शायद कहीं नहीं हुई या इतनी ग्रेविटी वाली, इतनी गंभीर ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। इसलिए ये भी एक चैलेंज है हमारी एविएशन के सामने भी, उड्डयन मंत्रालय के सामने भी, लेकिन साथ ही साथ तमाम एविएशन से जुड़े पक्षों के लिए भी कि दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है। और देखिए ममता, बोइंग 787 बहुत ही सेफ, ड्रीम लाइनर बहुत सेफ माना जाता है। अगर हम देखें तो एयर इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, और उसके बावजूद इस तरह के अगर कोई इतनी बड़ी दुर्घटना होती है जिसे मैं अभी कह रही थी आपको, रेयरेस्ट ऑफ रेयर दुर्घटनाओं में इसे गिना जाएगा। डबल इंजन फेलियर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि बर्ड अटैक से हुआ है, लेकिन और भी आगे जो जाँच होगी उसमें और
मौलिक जानकारी सामने आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये क्लाइंब नहीं कर पाया ये एयरक्राफ्ट, तो क्या पहले से ही इसमें खामियां थी जिसे इग्नोर किया गया है? कई प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं जितनी रेयर हैं उतना ही अगर हम देखें तो कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट शॉर्ट जर्नी के लिए भी अगर एयरक्राफ्ट को चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, तो उसमें सारे चेक्स को पास करना पड़ता है, तभी वो एयरक्राफ्ट फिट टू फ्लाई होता है। और अगर इतनी लंबी फ्लाइट जो है, इतना सारा फ्यूल लेके अगर कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो उसके जो चेक्स हैं और उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, फ्लाई होता है कोई भी एयरक्राफ्ट। जाहिर है मेघना की हर पक्ष पर नजर रहेगी। जी, हमारे साथ सुमन बोरा भी जुड़ गई हैं, वो हॉस्पिटल के पास खड़ी हैं जहां पर घायलों को मदद दी जा रही है। सुमन, किस तरीके की सहायता वहां पर राहत और बचाव कार्य के तहत दी जा रही है, और कुछ आंकड़े हैं आपके पास कि कितने लोगों को, कितने पेशेंट्स को वहां पर लाया गया जो इस दुर्घटना से आहत हुए हैं? सुमन, आपको हमारी आवाज है? सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर जो है, यहाँ पर जी मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी बोलिए, अपनी बात पूरी करें सुमन। अभी हम लोग सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में हम लोग यहाँ पर मौजूद है, जहां पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेगा